Online students, good morning. Good morning. Okay, so let's start today's class. What we have completed yesterday? Hydronephrosis, hydroureter, renal calculi, then treatment options for renal calculi, then ડિટેલમાં જોઈતી એ બધી પ્રોસિજર સિસ્ટોસ્કોપી, SWL, percutaneous lithotripsy, ureterolithotomy, pyelonephrectomy, partial and total nephrectomy. Okay, so let's do a quick revision of our previous class. Tell me, what do you mean by hydronephrosis? What do you mean by hydronephrosis? Swelling of kidney due to the backup of urine, due to the obstruction. Okay, so swelling of renal pelvis and kidney due to urine obstruction. जो यूरिन का नॉर्मल फ्लो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, and due to that वो swelling हो रहा है. That is called as hydronephrosis. Okay, what is hydroureter? What is hydroureter? Obstruction ના લીધે ureter dilate થઈ જશે. Yes, so same cause same reason की वजह से, but dilation ureter का हो रहा है, that is called as hydroureter. What could be the cause for hydronephrosis and hydroureter? Calculus tumor, scar tissue, ureter obstruction, hypertrophy of prostate. Yes, so this could be the reason. अब जिसको भी hydronephrosis है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? Hypertension, headache, colicky or dull red brain that radiates to growing. Okay, then interventions. हाइड्रोयूरेटर को ठीक कैसे कर सकते हैं हम, हाइड्रोयूरेटर और हाइड्रोनेफ्रोसिस को? Obstruction આપણે relieved કરીશું પછી કરી શકાય. यस, सो ऑब्स्ट्रक्शन एक बार रिलीव हो जाएगा तो हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड हाइड्रोयूरेटर ठीक हो जाएगा. ओके, सो उसको रिलीव करने के लिए हमें पता है कि स्टोन है, माइनर स्टोन है, तो पानी ज्यादा पिलाओगे तो वो निकल जाएगा, या तो पेशेंट नहीं ले पा रहा है तो हम आईवी भी दे सकते हैं, सो इन शॉर्ट वो निकल जाएगा. बट स्टोन बड़ा है तो हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, राइट? सर्जरी करने के लिए पहले जो स्वेलिंग हुआ है उसको तो ठीक करना पड़ेगा. सो डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं? वी नो दैट सर्जरी ही करनी पड़ेगी, बट बिफोर डूइंग सर्जरी टेम्पररी तो स्वेलिंग कम करना पड़ेगा. जो ऑब्स्ट्रक्टेड यूरिन है उसको निकालना तो पड़ेगा, तभी जाके हम सर्जरी कर पाएंगे. सो उसके लिए क्या कर सकते हैं बिफोर सर्जरी? Are you getting my point or not? Okay, let me show you. These are kidney, ये किडनी है और ये यूरेटर है, राइट? ऑब्स्ट्रक्शन है यहाँ पर एंड स्टोन बड़ा है. चलो, हमें पता है कि इसको आप सर्जरी करके ही रिमूव कर सकते हैं या तोड़ के, बट वो सर्जरी परफॉर्म करने से पहले यहाँ पर जो यूरिन अक्यूमुलेटेड हुआ है उसको निकालना पड़ेगा, फिर आप सर्जरी अच्छे से कर पाओगे. सो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे डॉक्टर? सॉरी, नेफ्रोस्टोमी. नेफ्रोस्टोमी. नेफ्रोस्टोमी मतलब ट्यूब इंसर्ट करिए ना ट्रेन किडनी में. कहाँ पर इंसर्ट करता है ट्यूब? किडनी में डायरेक्ट. किडनी में. बट आई एम टॉकिंग अबाउट द यूरिन ऑब्स्ट्रक्टेड इन द यूरेटर. पूरा रीनल पेल्विस और उसमें है तो स्टेंट प्लेसमेंट कर सकते हैं. यस, सो डॉक्टर्स क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेंट रख देंगे. सो स्टेंट से ये यूरिन सारा निकल जाएगा, एक बार वो खाली हो जाए देन डॉक्टर फिर सर्जरी करके वो स्टोन को निकाल देंगे. सो दिस कैन बी डन, बट इन शॉर्ट हमें पता है कि ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हो जाएगा तो हाइड्रोनेफ्रोसिस ठीक हो जाएगा. अगर एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन है तो हाइड्रोनेफ्रोसिस जल्दी ठीक होगा. क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन है, बहुत लंबे टाइम से ऑब्स्ट्रक्शन था, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस को ठीक होने में टाइम लगेगा. सो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में हम वाइटल्स चेक करेंगे, इनटेक आउटपुट चेक करेंगे, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस चेक करेंगे, बिकॉज ऑब्स्ट्रक्शन जैसे ही रिलीव होगा, अगर छोटा था तो हमने पहले ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव कर दिया तो
उसके बाद डायूरेसिस स्टार्ट हो जाएगा, तो पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो सकता है। सो खास करके फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हमें चेक करना है। अगर डायूरेसिस हो गया तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन या फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंसी हो सकता है। देन वेट हम डेली पेशेंट का चेक करेंगे, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी पेशेंट का चेक करना है, इन शॉर्ट यूरिन एनालिसिस करना है। अगर फ्लूइड रिप्लेसमेंट की जरूरत लगती है तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे। एंड नेफ्रोस्टोमी ट्यूब, जो ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको हम नेफ्रोस्टोमिक ट्यूब भी इंसर्ट कर सकते हैं, स्टेंट भी इंसर्ट कर सकते हैं टू रिलीव द ऑब्स्ट्रक्शन। हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो नेफ्रोस्टोमी करेंगे, हाइड्रोयूरेटर भी है साथ में तो फिर स्टेंट रखेंगे तो दोनों रिलीव हो जाएगा। और हाइड्रोयूरेटर नहीं है, सिर्फ हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो डायरेक्ट नेफ्रोस्टोमी से वो हाइड्रोनेफ्रोसिस रिलीव हो जाएगा। ओके, देन वी हैव सीन renal calculi. What do you mean by renal calculi? Stones can form anywhere in urinary. ओके, सो रीनल कैल्कुलाई मतलब किडनी स्टोन्स, किडनी यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पे भी स्टोन फॉर्म होना है उसको हम कैल्कुलाई बोलेंगे। सबसे कॉमन कौन सी प्लेस है? यूरेटर्स, किडनीज। Kidney. किडनीज। किडनीज आर द कॉमन प्लेस। वहां से वो फिर डिस्क्लॉज होके आगे जाके ऑब्स्ट्रक्ट हो सकते हैं, बट सबसे ज्यादा फॉर्मेशन किडनीज में होता है। ड्यू टू स्टोन क्या हो सकता है? इंटरमिटेंट पेन, देन ट्रॉमा हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, सेकेंडरी हेमरेज ड्यू टू इंजरी, ड्यू टू ट्रॉमा उसकी वजह से हेमरेज हो रहा है इसीलिए सेकेंडरी हेमरेज बोला। एंड इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब स्टोन है वो हमें पता कैसे चलेगा? सो एक्सरे करके, केयूबी, सीटी स्कैन करके, आईवी पाइलोग्राफी करके या सोनोग्राफी करके पता चल जाएगा। स्टोन कैसे टाइप का है, साइज और वो सब हमें पता चल गया कि कहाँ पर है, कितनी साइज का है, वो तो हमें पहले पता चल गया। बट स्टोन कौन सी टाइप का है, सो वो पता करने के लिए एक बार वो पास होगा फिर ही हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी टाइप का स्टोन है। कितने टाइप्स के होते हैं स्टोन बाय द वे? Urology. विच आर दे? कैल्शियम, यूरिक एसिड एंड ऑक्सलेट। यस, सो ये 3 टाइप के स्टोन्स होते हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन उसके नेम है। विच आर द नेम्स डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन? If ureter માં હોય તો urolithiasis અને કિડનીમાં હોય તો nephrolithiasis. यस, सो अगर एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको रीनल कैल्कुलाई लिख कर आएगा, आपको पूरी पेशेंट की हिस्ट्री दी गई होगी, दैट पेशेंट विद ऑल द यूरिनरी सिम्टम्स एंड द हिस्ट्री ऑफ नेफ्रोलिथियासिस और यूरोलिथियासिस, तो आपको उस वक्त भी पता चलना चाहिए दे आर टॉकिंग अबाउट किडनी स्टोन्स और यूरेटर स्टोन्स। ओके, देन कॉजेस क्यों हो सकते हैं किडनी स्टोन्स? व्हाट आर द कॉजेस? Due to urinary stasis, ओके, यूरिनरी स्टेसिस की वजह से। family history of stone formation, ओके, फैमिली हिस्ट्री। high calcium, high vitamin diet, protein diet. यस, सो इन शॉर्ट जो 3 रीजन है, प्यूरिन एक्सेस है, प्रोटीन, प्यूरिन और प्रोटीन की वजह से यूरिक एसिड के होंगे, विटामिन डी एंड कैल्शियम की वजह से कैल्शियम स्टोन्स होंगे, एंड ऑक्सलेट डाइट, ये सारे डाइट लेने की वजह से भी वो स्टोन्स हो सकते हैं। देन Hypercalcemia, hyperparathyroidism, हम UTI, एलिवेटेड यूरिक current एसिड लेवल, यूटीआई एंड another student has tells an elevated uric acid level। ओके, एक कंडीशन है लाइक गाउट, उसमें यूरिक एसिड एक्सेस हो जाता है एंड वो जाके अक्यूमुलेट हो जाता है। सो ऐसी कंडीशंस है जिसमें यूरिक एसिड लेवल ज्यादा हो जाता है तो यूरिक एसिड के स्टोन होने के रिस्क बढ़ जाएंगे। Then, और क्या हो सकता है? प्रोलॉन्ग कैथेटराइजेशन है, इमोबिलाइजेशन है, पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, वॉल्यूम कम हो गया है, हाइपोवोलेमिया है, डायूरेटिक ज्यादा यूज कर, ऑल दिस रीजंस कैन लीड टू रीनल कैल्कुलाई। अगर रीनल कैल्कुलाई है तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे?
पहला तो ड्यू टू कैलकुलस क्या होता है पेशेंट को? ड्यू हाँ बोलो। शार्प एंड सीवियर पेन। शार्प एंड सीवियर पेन होगा, वो भी सडनली, ऐसे धीरे 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 वो और बढ़ता नहीं है, सडनली ही शार्प पेन स्टार्ट हो जाता है। पेन होता कहाँ पर है, कहाँ तक रेडिएट होता है, क्या होता है? टेल मी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर नेफ्रोलिथियासिस है तो पेन कैसा होगा? शार्प, सडन, सीवियर पेन दोनों में होगा, बट स्पेसिफिकली नेफ्रोलिथियासिस में कैसा होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? lumbar region से originate થાય radiation થાય out around the side and descend side testicles માં for men and bladder in women માં pain radiate. ओके, एंड इफ द पर्सन इज हैविंग यूरोलिथियासिस तो? कैसा पेन होगा? समटाइम्स पेन की क्वालिटी से ही आपको पता चल जाएगा whether the patient is having nephrolithiasis or urolithiasis due to the different characteristics. So urolithiasis में कैसा पेन होता है? Radiate તો થાય genital area and thighs માં. ओके, सो ओरिजिनेट कहाँ से होगा? lower abdominal થી. दोनों में ओरिजिनेशन सेम है, lumbar इसीलिए हाँ दूसरी बार उन्होंने रिपीट नहीं किया है, ओरिजिनेट सेम लंबा रीजन से ही हो रहा है। बट पहला जो रीनल कोलिक था वो रेडिएट होके फीमेल्स में ब्लैडर तक जा रहा था, मेल्स में टेस्टिकल्स के लिए जा रहा था। एंड अगर यूरोलिथियासिस होगा तो दोनों में जेनिटल तक एंड उसके भी नीचे जाके थाइस तक वो पेन रेडिएट हो सकता है। सो दिस इज द डिफरेंस। देन किडनीज में डल एकिंग पेन होता रहेगा ड्यू टू स्टोन। जब एपिसोड आएगा पेशेंट को तब नोजिया एंड वॉमिटिंग भी जो पेशेंट को होगा, पेशेंट एकदम पेल हो जाएगा, डायफोरेटिक हो जाएगा पेशेंट ड्यूरिंग द एक्यूट पेन। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी एंड ऑल्टरनेटिंग होता रहेगा, लाइक रिटेन होगा, फिर अगर डायूरेसिस स्टार्ट हो गया, किडनी ने ट्राई किया तो फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, फिर से रिटेंशन, तो ये ऑल्टरनेटिंगली चलता रहता है, रिटेंशन एंड फ्रीक्वेंसी। यूरिन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, अगर स्टोन वहां पर है एंड ड्यू टू दैट यूरिनरी स्टेसिस हो रहा है तो उसकी वजह से यूटीआई भी हो सकता है। सो यूटीआई के साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इट कुड लीड टू, लाइक अगर नीचे है सीधा वो स्टोन यूरेथ्रा में ही स्टक है तो उसकी वजह से सिस्टाइटिस, यूरेथ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, तो स्टोन जहां पर भी स्टक है उसके ऊपर इन्फेक्शन होगा, लो ग्रेड फीवर होगा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, बैक्टीरिया सब कुछ प्रेजेंट होगा इन यूरिन एनालिसिस। अगर यूटीआई हो गया है तो ब्लड में भी डब्ल्यूबीसीज एलिवेटेड आएंगे, ग्रॉस हिमेचूरिया हो सकता है ड्यू टू दैट ट्रॉमा दैट स्टोन इज कॉजिंग टू द यूरिनरी ट्रैक्ट। इंटरवेंशन हम क्या कर सकते हैं स्टोन के लिए, क्या कर सकते हैं, मेन इंटरवेंशन क्या होगी? व्हाट वी कैन डू फॉर स्टोन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, स्टोन के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसको रिमूव भी करना पड़ेगा, वी कैन नॉट कीप इट इनसाइड, तो रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हो? increase fluid intake. ओके, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, दैट इज द नॉन लाइक लिस्ट इन्वेजिव, और जो भी हम नॉन फार्माकोलॉजिकल है कि पानी अगर छोटा है स्टोन साइज में, हमने पहले ही डायग्नोसिस करके देख लिया कि छोटा है, सो फ्लूइड इनटेक बढ़ाना होगा, एटलीस्ट 3 लीटर पर डे का करना होगा। अगर पेशेंट को कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है पानी से और ऐसा कुछ तो हम इतना करेंगे कि स्टोन पास हो जाए। बट पेशेंट ओरली नहीं ले पा रहा है तो IV पेशेंट થી. आईवी से देख। IV हाँ, बट अब स्टोन बड़ा है चलो तो, और इवन स्टोन छोटा था, आपने ये ट्राई कर लिया कि छोटा है तो चलो पानी बढ़ा के देख लेते हैं निकल जाएगा, बट नहीं निकला तो
सर्जरी। सर्जरी या तो दूसरी जो प्रोसीजर्स है वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि कौन सी प्रोसीजर करनी है। देयर आर सो मेनी प्रोसीजर्स वी हैव कंप्लीटेड, सो उसमें से कोई भी प्रोसीजर यूज करके स्टोन रिमूव करेंगे। बट उसके साथ साथ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट भी करना होगा, वाइटल्स चेक करने होंगे, खास करके टेम्परेचर। क्यों? बिकॉज स्टोन की वजह से इन्फेक्शन होने के रिस्क है। सो हम खास चेक करेंगे, टेम्परेचर खास चेक करना है, इनटेक आउटपुट चेक करना है। अगर यूटीआई है तो पेशेंट को फीवर होगा तो फीवर के लिए चेक करेंगे, इन्फेक्शन चील्स के लिए चेक करेंगे, नोजिया वॉमिटिंग डायरिया के लिए चेक करेंगे। पेशेंट को फ्लैंक पेन हो रहा होगा ड्यू टू दैट स्टोन, सो हम उसको हॉट एप्लीकेशन या हॉट वाटर बाथ शावर दे सकते हैं कि जिससे उसका पेन रिलीफ हो। वी कैन ऑल्सो डू द मसाज यूजिंग दैट एनाल्जेसिक जेल, और वो सब यूज करके मसाज भी कर सकते हैं पेशेंट को। फिर रेगुलर इंटरवल्स पर एनाल्जेसिक्स देने होंगे कि पेशेंट को पेन रिलीव हो। एंड देने के बाद पूछना भी है कि एक्चुअली में पेन रिलीव हुआ कि नहीं। फिर आपने एनाल्जेसिक्स दे दिया, पेशेंट को पेन रिलीव ही नहीं हुआ तो सो इसीलिए पूछना भी होता है, राइट? यस और नो? मसाज थेरापी अवॉइड કરીશું આપણે। हाँ, मसाज नहीं कर सकते। हॉट वाटर एप्लीकेशन, हॉट एप्लीकेशन, डायरेक्ट वार्म बाथ वो दे सकते हैं, बट वी कैन नॉट मसाज द एरिया। ज्यादा इंजरी होगी, ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, देन पेशेंट को पेन तो होगा ही, राइट? वी कैन नॉट एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन फ्रिक्वेंटली। सो पेशेंट को बोलना है कि पेन रिलीव करने के लिए दूसरी रिलैक्सेशन टेक्निक्स है वो यूज करे, लाइक ब्रीथिंग है, मेडिटेशन है। देयर आर सो मच ऑफ नॉन फार्माकोलॉजिकल, सीएम हमने देखा था, सो वो यूज कर सकता है पेशेंट। पेशेंट को बोलना है कि अगर स्टेबल है, पेशेंट चल फिर सकता है, तो पेशेंट एम्बुलेशन करेगा, पानी ज्यादा पिएगा, एम्बुलेशन करेगा तो स्टोन इजीली पास हो जाएगा। अगर इमोबिलाइज है, चलो बेड से बाहर नहीं निकल सकता, तो हम उसकी पोजीशन फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहेंगे, सो ड्यू टू दैट मोबिलिटी स्टोन पास हो सकता है। एंड लास्ट में अगर नहीं निकल रहा है, सब ट्राई किया, तो लास्ट में सर्जरी करेंगे। एंड पेशेंट को बोलना भी है, आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टोन पेशेंट को एडवाइस करना है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ स्टोन पेशेंट को स्पेसिफिक डाइट अवॉइड करना होगा। व्हाट इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट? કારણ કે જે renal calculi છે જેને બધું યુરિન સ્ટ્રેન કરવાનું પ્રેઝન્સ ઓફ સ્ટોન્સ માટે અને બધા સ્ટોન્સ આપણે લેબોરેટરી મોકલવાના એનાલિસિસ માટે। यस, तो जो भी पेशेंट को किडनी स्टोन्स है उनका सारा यूरिन स्ट्रेन करना पड़ता है, बिकॉज छोटे छोटे पार्टिकल्स भी निकल सकते हैं। सो अगर कोई भी निकल रहा है, सो वी हैव टू सेंड दैट सैंपल्स टू द लैब। अब डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्टोन अवॉइड करने हैं। सो अगर यूरिक एसिड का स्टोन है तो प्यूरिन जिसमें ज्यादा है वो अवॉइड करनी है। सार्डिन, हेरिंग, इन शॉर्ट जो भी नॉन वेजिटेरियन आइटम्स है जिसमें मसल्स ज्यादा होते हैं, उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है और उसका वो वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड बनता है। सो ये लिस्ट आई होप आपने सबने गूगल करके देखा होगा, इमेजेस देखा है कैसा दिखता है, जो नया नया फूड आइटम है जो आपने पहली बार सुना है वो देखा किसी ने? यस और नो? ओके, सो इन शॉर्ट प्यूरिन वाला जो भी नॉन वेजिटेरियन आइटम्स है, मीट प्रोडक्ट्स है, वो सब उसमें प्यूरिन ज्यादा होता है। तो एक ऐसी एक ट्रिक है, कैल्शियम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स सबसे कॉमन है जिसमें कैल्शियम ज्यादा होता है। एंड ऑक्सलेट ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जितने वो डार्क होगे उतना ऑक्सलेट उसमें ज्यादा होगा। एंड सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उसमें सबसे ज्यादा होता है। दूसरे भी फूड आइटम्स है, बट ये एक ट्रिक है जिससे आप सिंपली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इसमें ये ज्यादा होने के चांसेस है। फिर हमने ट्रीटमेंट ऑप्शंस देखे थे कि अगर प्रॉक्सिमल यूरेटर में ब्लॉकेज है, मिड यूरेटर में ब्लॉकेज है एंड डिस्टल यूरेटर में ब्लॉकेज है, सो कौन सी ट्रीटमेंट ऑप्शंस वहां पर हम कर सकते हैं। इफ देयर इज अ ब्लॉकेज इन प्रॉक्सिमल यूरेटर, हम एंट्रीग्रेड नेफ्रोस्टो यूरेथ्रोलिथोटॉमी कर सकते हैं, ESWL कर सकते हैं, परक्यूटेनियस यूरेट्रोलिथोटॉमी या नेफ्रोलिथोटॉमी कर सकते हैं, रेट्रोग्रेड यूरेट्रोस्कोपी कर सकते हैं, या तो सिर्फ स्टेंटिंग भी कर सकते हैं। मिड यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन है ड्यू टू स्टोन, तो हम एंटीग्रेड नेफ्रोस्टो यूरेट्रोलिथोटॉमी, ESWL, ओपन यूरेट्रोलिथोटॉमी, रेट्रोग्रेड यूरेट्रोस्कोपी कर सकते हैं। डिस्टल यूरेटर में है तो एंटीग्रेड नेफ्रोस्टो यूरेट्रोलिथोटॉमी, ESWL या यूरेट्रोस्कोपी, रेट्रोग्रेड यूरेट्रोस्कोपी की बात हो रही है, ओपन यूरेट्रोलिथोटॉमी या स्टेंटिंग अलोन। इतनी प्रोसीजर ऑप्शंस हम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। फिर हमने ईच एंड एवरी टाइप स्टडी किया था। व्हाट इज सिस्टोस्कोपी?
सिस्टोस्कोपी मीन्स सिस्टोस्कोपी में क्या करते हैं? कैथेटर इंसर्ट करिए ब्लैडर में। ओके, सो पहले तो विजुअलाइजेशन करने के लिए सिस्टोस्कोप से ब्लैडर को ओपन करेंगे, फिर वहां पर एक कैथेटर इंसर्ट करेंगे। अगर स्टोन लोअर ब्लैडर में है, लोअर यूरेटर में है, तो एक कैथेटर इंसर्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे? कैथेटर कहाँ तक इंसर्ट करना होता है, क्या करना होता है उसके बाद? 24 અવર્સ સુધી કેથેટર ઇન્સર્ટેડ જ રાખવાનું. સ્ટોનની ઉપરની સાઈડ સુધી ઇન્સર્ટ કરવાનું કે જેનાથી જે ટ્રેપ્ડ યુરિન હોય એ એક્સક્રિએટ થઈ શકે અને યુરેટર ડાયલેટ થઈ શકે અને સ્ટોન ओके રિમૂવ થઈ શકે. ओके, सो स्टोन रिमूव करने के लिए क्या करोगे वो कैथेटर से? કેમિકલ ઇરિગેશન કરવાનું કે ડિઝોલ્વ. यस, हाँ, सो एक केमिकल मतलब इन शॉर्ट मेडिकेशन देंगे जिससे वो स्टोन धीरे धीरे डिसॉल्व होके छोटा हो जाए एंड वो पास हो सके। देन हमने देखा था ESWL। व्हाट इज दिस ESWL? ये क्या है? इट इज लिथोट्रिप्सी, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ स्टोन. ब्रेक डाउन ऑफ स्टोन। इट डजंट रिमूव द स्टोन, इट ब्रेक्स द स्टोन। तो कैसे ब्रेक करता है स्टोन, क्या होता है इसमें? हाई एनर्जी शॉक वेव्स वडे किडनी स्टोन्स ने આપણે સ્મોલેસ્ટ પીસીસમાં બ્રેકડાઉન કરીશું. यस, बट कहाँ पर शॉक देना है, वो वेव्स कहाँ पर देनी है, उसके लिए कैसे डिसाइड होगा स्टोन कहाँ पर है? વિઝ્યુલાઇઝેશન કરીને ફ્લોરોસ્કોપ. यस, तो फ्लोरोस्कोपी करके डॉक्टर्स विजुअलाइज करते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पर है, फिर वो मशीन को उसके वहां ऊपर ही सेट करेंगे। पेशेंट को टच करके नहीं होता है वो मशीन, देयर इज अ स्पेस बिटवीन दैट मशीन जहां से वेव्स डिलीवर होगी एंड पेशेंट के बीच में जगह होती है, बट वो उसमें से जो हाई शॉक एनर्जी निकलती है तो वो स्टोन वहां पर ब्रेक हो जाएगा एंड ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो धीरे धीरे फ्रेगमेंट्स में निकल जाएगा। बट उसके लिए पेशेंट को बोलना है कि पानी ज्यादा पिए। आफ्टर दिस ESWL पेशेंट को पानी ज्यादा पीना होगा, तभी वो फ्रेगमेंट्स निकल पाएगी। एंड फिर से पेशेंट को भी समझाना है कि ध्यान रखना है यूरिनरी वो फ्रेगमेंट्स आगे आगे एक जगह इकट्ठी हो जाए तो फिर उससे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर छोटा पीस आगे आगे फंस जाए तो भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। सो ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लीडिंग या हीमाटोमा फॉर्मेशन के लिए पेशेंट को ध्यान रखना होगा। एंड फ्लूइड इंटेक ज्यादा पीने से वो फ्रेगमेंट्स निकल जाएगी। फिर हमने देखा था परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी, मतलब लिथोट्रिप्सी है मतलब બ્રેકડાઉન કરે સ્ટોનને. yes, we are breaking down, but how? કેથેટર ઇન્સર્ટ કરીને ઇન્વેસિવ. yes, it is invasive procedure। तो कैथेटर इंसर्ट कहाँ से करेंगे? कहाँ से इंसर्ट करेंगे कैथेटर? કિડની. बैक और फ्लैंक रीजन. ओके, सो बैक में से या तो फ्लैंक रीजन में से हम इंसर्ट करें तो उसको क्या बोलेंगे? परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी दो तरीके से की जा सकती है, एक सिस्टोस्कोपी से और एक नेफ्रोस्कोपी से। सिस्टोस्कोपी मतलब हमने आगे ही देखा, कैथेटर इंसर्शन कहाँ से होगा? બ્લેડર. यस, सो थ्रू यूरेथ्रा और ब्लैडर। नेफ्रोस्कोपी है तो वी आर डूइंग परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी यूजिंग अ नेफ्रोस्कोपी, मतलब કિડની. डायरेक्ट, हाँ, बैक में इंसिजन रखिए, किडनी से वो कैथेटर पास करेंगे। नेफ्रोस्कोपी कर रहे हैं तो वो कैथेटर एंटीग्रेड मोशन में जाएगा, सिस्टोस्कोपी से कर रहे हैं तो वो कैथेटर रेट्रोग्रेड मोशन में जाएगा, राइट? सो ऊपर से नीचे भेज सकते हैं या नीचे से ऊपर, सो वो डिसाइड करेंगे। बट परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी में कैथेटर भेज के हम दो चीज कर सकते हैं। व्हाट टू थिंग्स वी कैन डू?
उसको तोड़ने के लिए क्या 2 चीज कर सकते हो आप? मेडिकेशन इंस्टॉलेशन, इरिगेशन, मेडिकेशन एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स। सीधा वो कैथेटर से स्टोन के ऊपर ही सीधा हम वेव्स एम कर रहे हैं, तो वो भी निकल जाएगा। एंड पेशेंट को बोलना है बाद में अगर हमने नेफ्रोस्कोपी यूज किया है तो वहां पर नेफ्रोस्टोमी ट्यूब वहां पर ही रखेंगे 1 से 5 दिन के लिए, कि जो भी स्टोन लाइक इरिगेशन करना है, स्टोन निकलना है, वो निकाल सकते हैं। पेशेंट को पानी पीने के लिए ज्यादा बोलना है, एंड उसकी कॉम्प्लिकेशंस के लिए भी चेक करना है, इन्फेक्शन, हेमरेज, एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ फ्लूइड इनटू द रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी। जो फ्लूइड हम मेडिकेशन दे रहे हैं तो वो अगर सीप आउट हो गई तो वहां पर अक्यूमुलेट हो जाएगी बिहाइंड द पेरिटोनियल कैविटी, सो वो भी कॉम्प्लिकेशन है, तो वो ध्यान रखना है। परक्यूटेनियस लिथोट्रोप्सी को हम दूसरी लैंग्वेज में उसका दूसरा नाम है PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी ऐसा है। सो उसमें रिमूव करते हैं, सेम अप्रोच होगा, बैक में से ही इंसिजन करके कैथेटर इंसर्ट करेंगे, बट नाउ दे आर नॉट ब्रेकिंग द स्टोन, दे आर रिमूविंग द स्टोन। सो ट्रिप्सी की जगह टॉमी हो गया तो रिमूवल आ जाएगा। ओके, फिर हमने देखा यूरेट्रोलिथोटॉमी मतलब યુરેટર માંથી સ્ટોન રિમૂવ કરે છે, कैसे, कैथेटर इंसर्ट करके ઇન્સિશન મૂકીને ओपन सर्जिकल प्रोसीजर है। सो बाहर से इंसिजन लो एब्डोमेन या फ्लैंक रीजन में पूरा इंसिजन करेंगे, कट करके सारे लेयर्स क्रॉस करके यूरेटर तक पहुंच जाएगी, एंड यूरेटर में भी इंसिजन रख के वो स्टोन रिमूव करके यूरेटर को स्टिच ले लेंगे। और पेशेंट के पॉसिबिलिटी है आफ्टर दिस सर्जरी स्टेंट होगा यूरेट्रल कैथेटर में, यूरेट्रल स्टेंट होगा फॉर हीलिंग, बिकॉज कैथेटर पर यूरेटर पर सर्जरी हुई है। सो यूरेटर को हील होने के लिए वहां पर स्टेंट रखा जाएगा, एंड ब्लैडर में भी कैथेटर होगा। पाइलोलिथोटॉमी और नेफ्रोलिथोटॉमी मतलब व्हाट इज पाइलोलिथोटॉमी एंड नेफ्रोलिथोटॉमी? चलो बोलो। પાયલોલિથોટોમીમાં આપણે renal pelvisમાં ઇન્સિઝન કરીશું અને નેફ્રોલિથોટોમીમાં કિડનીમાં ઇન્સિઝન કરીશું to remove stone. हाँ, सो हम रीनल पेल्विस में इंसिजन करेंगे तो पाइलोलिथोटॉमी बोलेंगे, डायरेक्ट किडनी में इंसिजन करके रिमूव कर रहे हैं तो नेफ्रोलिथोटॉमी बोलेंगे। बट उसके लिए पीछे फ्लैंक रीजन में बड़ा सा लाइक इंसिजन होगा, एंड नेफ्रोलिथोटॉमी करने के बाद वहां पर ऑलवेज नेफ्रोस्टोमी ट्यूब रखी जाएगी फॉर द ड्रेनेज पर्पस, राइट। ये यूरेट्रो ओपन यूरेट्रोलिथोटॉमी में भी ड्रेनेज ट्यूब होती है टू ड्रेन द एवरीथिंग, सो उसमें नेफ्रोस्टोमी ट्यूब होगी कि जिसमें सब कुछ ड्रेन होगा। Then partial nephrectomy and total nephrectomy मतलब I have told you to find out the difference. चलो बोलो। पार्शियल नेफ्रेक्टोमी में आधी किडनी का निकाल देते हैं। પાર્શિયલ નેફ્રોક્ટોમી મીન્સ જે કિડનીનું ડિસીઝ કે ડેમેજ પોર્શન છે એટલું જ આપણે રિમૂવ કરીશું અને ટોટલ નેફ્રેક્ટોમીમાં આપણે એન્ટાયર કિડની રિમૂવ કરીશું. यस, सो पार्शियल नेफ्रेक्टोमी मतलब ऐसा नहीं है कि किडनी आधी काट के हमने निकाल दिया, दिस इज किडनी, एंड हमें पता है कि इसके अंदर ऐसे रीनल पेल्विस होते हैं, राइट, ऐसे पूरा पेल्विस होता है। सो हमें पता है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से इतना पोर्शन डैमेज हो गया है, सो किडनी का उतना ही पोर्शन लाइक दिस, इतना ही पोर्शन हम रिमूव करेंगे। सो जितना डैमेज पोर्शन है उतना हमने रिमूव कर दिया है। सो दिस इज पार्शियल, थोड़ा पोर्शन, नॉट द एंटायर किडनी। पूरी किडनी वापस से नॉर्मल फंक्शन करेगी, जितने ये पिरामिड है वो तो नॉर्मल फंक्शन चालू ही रखेंगे, जो डिजीज है वो हमने निकाला। कम टोटल नेफ्रेक्टोमी में हमने पूरी किडनी निकाल दी। सो दिस इज द डिफरेंस। सो लास्ट में अगर पेशेंट को बार बार रिकरेंट स्टोन हो रहे जा रहा है, या तो स्टोन की वजह से इतना ज्यादा डैमेज हो गया है कि आप ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव भी कर दोगे बट वो डैमेज इरिवर्सिबल है, एक बार नेफ्रॉन डैमेज हो जाएंगे तो वो वापस से रिकवर नहीं हो सकते। सो इरिवर्सिबल डैमेज हो गया है, किडनी इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो गए, सो उसमें हमें ये स्टेप लेना पड़ेगा, इधर वी हैव टू डू पार्शियल नेफ्रेक्टोमी और टोटल नेफ्रेक्टोमी।
सो आफ्टर डूइंग दिस पेशेंट को वहां पर ड्रेन होगी, एक बड़ी सी ऐसे ड्रेन लगाई हुई होगी, वहां से यूरिन लीक हो रहा होगा तो स्किन प्रोटेक्ट करने हैं, वाइटल्स चेक करेंगे, ये सारी चीजें पोस्ट ऑपरेटिव एंड प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन हमें सेम रखना है। ओके एंड जो भी है लाइक even if there is a nephrostomy tube we cannot irrigate without PHCP's prescription. ब्लैडर कैथेटर है, 3 वे है, तो भी इरिगेशन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हम नहीं कर सकते। ओके यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No. Okay, so let's start with kidney tumor. Kidney tumor means kidney tumor means बोलो। What is kidney tumor? Tumor formation in kidney. Tumor formation in kidney. It could be tumor could be Bilateral. okay. Okay, that is the location. But tumor कैसी हो सकती है? Quality. It could be Malignant. Benign. malignant और benign. Benign मतलब Non-cancerous. नॉन कैंसरियस। मैलिग्नेंट मतलब Cancerous. कैंसरियस which has the ability to spread. बिनाइन स्प्रेड नहीं होती है, वो वहीं पर ही रहती है। सो किडनी ट्यूमर मतलब ट्यूमर फॉर्मेशन इन द किडनी, वो बिनाइन भी हो सकती है, मैलिग्नेंट भी हो सकती है, एक साइड भी हो सकती है, दो साइड भी हो सकती है, राइट। सो इट कुड बी ऑल दिस थिंग्स। कॉमन साइंस ऑफ मेटास्टेसिस, अगर चलो मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो मैलिग्नेंट ट्यूमर कहाँ स्प्रेड हो सकती है? कॉमन साइट्स ऑफ मेटास्टेसिस क्या है किडनी कैंसर के? बोन, लंग, लीवर, स्प्लीन एंड अदर किडनी, एक किडनी से दूसरी किडनी में भी वो स्प्रेड हो सकती है। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ रीनल कार्सिनोमा इज अननोन। रीनल कैंसर क्यों होता है? वी डोंट नो, एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता है कि किडनी कैंसर क्यों होता है। साइन एंड सिम्टम्स, अगर पेशेंट को किडनी की ट्यूमर होगी तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? सो डल फ्लैंक पेन, फ्लैंक रीजन में एक धीरा लाइक ऐसा थोड़ा थोड़ा पेन चालू ही रहेगा, डल पेन। पेशेंट ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं कर पाएगा, बट पेशेंट कैन फील दैट कि उसको पेन हो ही जा रहा है, डल पेन हो ही जा रहा है। पाल्पेबल रीनल मास, वो ट्यूमर है, अगर वो बड़ी होगी तो वी कैन ऑल्सो पाल्पेट दैट मास एंड पेनलेस ग्रॉस हिमेच्यूरिया। हिमेच्यूरिया होगा बट इसमें पेन नहीं होगा, बिकॉज ये ट्यूमर की वजह से हो रहा है। स्टोन में पेन होता है, इसमें पेन नहीं होगा, पेनलेस हिमेच्यूरिया होगा। सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट? हमने पता है कि ट्यूमर है, किडनी ट्यूमर है, तो ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं हम? चलो ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होंगे? Remove. सीधा रिमूव करेंगे? देयर इज ओनली वन ऑप्शन, सर्जिकल रिपेयर फॉर कैंसर। Radiation or chemo. यस, रेडिएशन, कीमो एंड सर्जरी, 3 ट्रीटमेंट ऑप्शन है। डॉक्टर डिसाइड करेंगे, इधर दे वांट टू डू ओनली कीमो, ओनली रेडिएशन, कीमो रेडिएशन कंबाइन, या तो सर्जरी कीमो सर्जरी रेडिएशन, या तो तीनों। क्या करना है वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे, बट दिस कुड बी द ऑप्शन। यहाँ पर नहीं लिखा है बट हमने ऑन्कोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ा था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि तीनों चीज हम कर सकते हैं। अब दे आर टॉकिंग अबाउट सर्जिकल रिपेयर। चलो अगर किडनी ट्यूमर है, सर्जरी ही करी है, so सर्जरी में रेडिकल नेफ्रेक्टोमी कर सकते हैं। whenever there is a radical word, what does it indicate? Surrounding tissue. Yes, along with kidney we are also removing the surrounding tissue. so total nephrectomy में सिर्फ किडनी रिमूव होती है, एड्रिनल ग्लैंड, बाकी सब कुछ वहां पर होगा। रेडिकल नेफ्रेक्टोमी में उसके आसपास की सारी चीजें रिमूव कर दी जाएगी। सो सर्जिकल रिमूवल ऑफ एंटायर किडनी, एडजेसेंट एड्रिनल ग्लैंड, रीनल आर्टरी, सब कुछ हम रिमूव कर देंगे, तब हम बोलेंगे रेडिकल नेफ्रेक्टोमी। एंड आफ्टर रेडिकल नेफ्रेक्टोमी, सर्जरी के बाद भी रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी भी पेशेंट को दी जा सकती है। सो वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे डिपेंडिंग ऑन द स्टेज एंड ग्रेड क्या ट्रीटमेंट करनी है, बट दिस कुड बी द ट्रीटमेंट ऑप्शन। Before surgery, radiation may be used to embolize, occlude the arteries supplying the kidney to reduce the bleeding during nephrectomy. Okay.
आपने देखा होगा कि कुछ सर्जरी करने से भी पहले डॉक्टर रेडिएशन थेरेपी देते हैं। रेडिएशन थेरेपी से क्या होगा कि जो आर्टरीज है जो सप्लाई कर रही है किडनी को वो शायद स्क्लेरोस होकर ऑक्लूड हो जाएगी। सो फिर जब हम रिमूव करेंगे किडनी तब ब्लीडिंग का रिस्क कम हो जाएगा। सो ये भी हम कर सकते हैं। अब हमने सर्जरी कर दी, चलो सो आफ्टर सर्जरी क्या इंटरवेंशन लेनी होगी हमें? सो वी हैव टू मॉनिटर वाइटल साइंस एंड साइंस फॉर ब्लीडिंग। ब्लीडिंग हो रहा है कैसे पता चलेगा? हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, टैकेपिया, उससे हमें पता चल जाएगा। मॉनिटर फॉर एब्डोमिनल डिस्टेंशन, डिक्रीज इन यूरिनरी आउटपुट एंड ऑल्टरेशन इन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एज अ साइन ऑफ ब्लीडिंग। सो ये चीजें हमें चेक करनी है। अगर चलो अंदर ब्लीडिंग हो रहा है तो वो ब्लीडिंग बाहर नहीं आ रहा है, चलो वहां पर सो पेशेंट का एब्डोमेन ऐसे डिस्टेंड हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है। देन यूरिनरी आउटपुट ही डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड आएगा किडनी फिल्टर करेगी तब बाहर निकलेगा, बट वो ब्लीडिंग अंदर हो रहा है तो ब्लीडिंग लाइक यूरिनरी आउटपुट कम हो जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। एंड पेशेंट का कॉन्शियसनेस भी चेंज होता जाएगा, धीरे धीरे ड्राउजी होता जाएगा पेशेंट। सो ऑल दिस साइंस एज अ ब्लीडिंग। सो हमें ये सारी चीजें मॉनिटर करनी है। चेक द बेड लिनन्स अंडर द क्लाइंट फॉर ब्लीडिंग। पेशेंट की बेडशीट भी चेक करनी है कि वो रेड हुई है विच इंडिकेट्स ब्लीडिंग। Monitor for the signs of adrenal insufficiency, which include a large urinary output followed by hypotension and subsequent oliguria. Yes. अब हमने एड्रिनल ग्लैंड भी रिमूव कर दिया है। सो एड्रिनल ग्लैंड रिमूव करने के बाद एड्रिनल इनसफिशिएंसी भी हो सकता है। एड्रिनल ग्लैंड एक ही है, सो दूसरा एड्रिनल ग्लैंड वो ले लेगा काम, बट टेम्पररी पीरियड के लिए एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। सो वो भी हमें मॉनिटर करना है कि पेशेंट को एड्रिनल इनसफिशिएंसी तो नहीं हो गया है। अगर एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो जाएगा तो स्टार्टिंग में क्या होगा, लार्ज यूरिनरी आउटपुट, लाइक बहुत ज्यादा यूरिन प्रोडक्शन होगा, उसके बाद हाइपोटेंशन हो जाएगा एंड देन हाइपोटेंशन हो गया, लार्ज यूरिन आउटपुट हो गया, सो पेशेंट की बॉडी हाइपोवोलेमिया में चली गई। सो अब पेशेंट को ओलिग्यूरिया हो जाएगा। सो दिस इंडिकेट्स दैट पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग एड्रिनल इनसफिशिएंसी। Administer fluid and packed RBCs IV as prescribed. हाइपोवोलेमिया ट्रीट करने के लिए हम पेशेंट को आईवी फ्लूइड देंगे या तो सीधा ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हम कर सकते हैं। मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट एंड डेली वेट। इनटेक आउटपुट एंड डेली वेट चेक करना है, सेम डे सेम क्लोथ सेम टाइम पर, सेम स्केल सेम क्लोथ सेम टाइम। Then monitor for urinary output of 30 to 50 ml to ensure adequate renal function. At least more than 30 होना ही चाहिए। So urinary output खास चेक करना है। Maintain the client in semi-Fowler's position. If nephrostomy tube is in place, वहां पर है nephrostomy tube, so do not irrigate unless specifically prescribed or manipulate the tube. हम उसको irrigate नहीं कर सकते, हम उसको हिला नहीं सकते, manipulation कुछ नहीं कर सकते। नेफ्रोस्टोमी ट्यूब को एज इट इज रखना है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट किडनी ट्यूमर। नेक्स्ट कंडीशन है एपिडिडाइमाइटिस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? एपिडिडाइमाइटिस मतलब एपिडिडाइमाइटिस मतलब नेम में ही है। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन किसका? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस कहाँ पर होता है? Behind testes. Behind testis. Okay, on the top of testis. So it's like this. The structure is, ये टेस्टिकल है, टेस्टिकल के ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर होता है, राइट? और यहाँ से वास डेफरेंस निकलेगा, सो स्पर्म ट्रैवल करके जाते हैं। सो ये जो है दिस इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलेंगे? Epididymis. एपिडिडाइमिस। यस।
सो एपिडिडाइमिस मतलब ये इन्फ्लाम्ड हो गया है, टेस्टिस के ऊपर का जो होता है वहां पर इन्फ्लामेशन हो गया है एपिडिडाइमिस का. सो epididymis is the acute or chronic inflammation of the epididymis that occurs as a result of UTI, STI, प्रोस्टेटाइटिस और लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ब्लैडर कैथेटर. इसकी वजह से हो सकता है. अगर पेशेंट को यूटीआई है, वो इन्फेक्शन, वो बैक्टीरिया ट्रैवल करके, बिकॉज मेल्स में फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट एंड जेनिटल मतलब जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट सेम है, राइट. यूरेथ्रा इज द कॉमन पाथवे, दे डोंट हैव सेपरेट पाथवेज लाइक फीमेल. सो अगर वो बैक्टीरिया ट्रैवल करके वास्ट डिफरेंस क्रॉस करके एपिडिडाइमिस में पहुंच गया, तो उसको यूटीआई की वजह से एपिडिडाइमिटिस हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, प्रोस्टेटाइटिस की वजह से भी वो ट्रैवल करके आगे बढ़ सकता है. लॉन्ग टर्म से हमने ब्लैडर कैथेटर यूज किया है तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन बढ़ के वो आगे जा सकता है. The infective organism travel upward through the urethra and ejaculatory duct and along the vas deferens to epididymis. ये जो कोई भी ये सारे रीजन की वजह से वो जो बैक्टीरिया है, इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म है, वो यूरेथ्रा से ट्रैवल करते करते इजेक्यूलेटरी डक्ट एंड देन वास डेफरेंस एंड देन एपिडिडाइमिस तक पहुंच जाएगा. अब किसी पेशेंट को भी एपिडिडाइमिटिस है, एपिडिडाइमिटिस, तो उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? तो स्क्रोटल एंड ग्रोइन पेन, टेस्टिस के ऊपर का जो कवरिंग होता है, सो पेशेंट को स्क्रोटम में पेन होता रहेगा, ग्रोइन पेन होता रहेगा, स्वेलिंग इन द स्क्रोटम एंड ग्रोइन, स्क्रोटल पूरा स्वोलन हो जाएगा एंड ग्रोइन में भी स्वेलिंग आ जाएगा. पस एंड बैक्टीरिया इन द यूरिन, यूरिन के अंदर पस भी होगा, बैक्टीरिया भी होगा, एंड जो स्क्रोटम है वो रेड भी हो जाता है, स्वेलिंग के साथ साथ रेड हो जाएगा. And on palpation you can feel warm scrotum, fever होगा, chills होगा, abscess development, pus formation हो सकता है scrotum के ऊपर ही. अगर पेशेंट को एपिडिडाइमिटिस है या ऑर्काइटिस है तो उसके scrotum में भी pus formation हो जाएगा, abscess formation हो जाएगा, develop हो जाएगा. So these are the sign and symptoms. Interventions क्या कर सकते हैं? We know कि आइटिस है, इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन है, तो मेन ट्रीटमेंट क्या होगी हमारी? Sorry, what will be the main treatment? इन्फेक्शन रिलीव करवाना, एंटीबायोटिक्स देते. यस, एंटीबायोटिक देना, बट सिर्फ वो तो नहीं कर सकते, उसके साथ साथ दूसरी भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी होगी. सो वाइटल साइंस चेक करेंगे, खास करके टेम्परेचर एंड वो सब हम चेक करेंगे. पेशेंट को बोलना है पानी ज्यादा पियो सो बैक्टीरिया फ्लश आउट हो सके. Encourage bed rest with the scrotum elevated to prevent the traction of the spermatic cord, facilitate drainage and relieve pain. पेशेंट को बेड रेस्ट करवाना है. अब पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगा, सो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स स्क्रोटम नीचे की तरफ पुल होंगे, सो ट्रैक्शन की वजह से पेशेंट को सीवियर पेन होगा. इसीलिए पेशेंट को बेड रेस्ट करवाना है. बेड रेस्ट करवाने के साथ साथ स्क्रोटम को एलिवेटेड रखना है टुवर्ड्स द एब्डोमेन, नॉट टुवर्ड्स द लेग. सो एलिवेट करना है, सो जिससे वो ट्रैक्शन खींचे ना एंड पेशेंट को पेन लाइक अच्छा लगे, कंफर्टेबल फील हो, एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड के ऊपर जो भी ट्रैक्शन हो रहा है वो ना हो, ड्रेनेज भी अच्छे से हो सके, पेन भी पेशेंट का रिलीव हो सके. Instruct the client in intermittent application of cold compress to the scrotum. पेशेंट को बोलना है इंटरमिटेंटली हम कोल्ड आइस एप्लीकेशन दे देंगे, पेशेंट को इंटरमिटेंटली आइस अप्लाई करते रहना है स्क्रोटम पर. इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू यूज इन द यूज ऑफ टब और सिट्स बाथ, वार्म वाटर करके मेडिकेशन डाल के हम पेशेंट को सिट्स बाथ भी करवा सकते हैं कि जिससे पेशेंट को रिलीफ होगा. Instruct the client in administration of antibiotic for self and sexual partner if the cause is chlamydial or gonorrheal infection. Okay, पेशेंट को एसटीआई की वजह से एपिडिडाइमिटिस हुआ है, सो हमें पेशेंट को बोलना होगा आपको भी एंटीबायोटिक लेनी होगी एंड आपके सेक्सुअल पार्टनर को भी चेक करवाना होगा, एंड अगर उनको भी पॉजिटिव आता है तो उनको भी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी. Instruct the client to avoid lifting, straining, to avoid lifting, straining and sexual contact until the infection subsides. जब तक वो इन्फेक्शन ठीक नहीं हो जाता तब तक पेशेंट को वेट लिफ्ट नहीं करना है. स्ट्रेनिंग ऐसे पुश एंड पुल एक्टिविटी, स्ट्रेन लगाना पड़े, डेफिकेशन में स्ट्रेनिंग करना पड़े, ऐसी कोई स्ट्रेनिंग एक्टिविटी नहीं करनी है. सेक्सुअल कांटेक्ट भी नहीं करना होगा. Instruct the client to limit the force of urine stream because organism can be forced into the vas deferens and epididymis from the strain or pressure during voiding. Okay,
ये पेशेंट को आपको एडवाइस करना है कि जब आप यूरिन पास करते हो तो ऐसे फोर्स करके यूरिन पास मत करो। अगर इन्फेक्शन हुआ है आपको तो ड्यूरिंग द फोर्स, अब अगर प्रेशर से यूरिन पास करोगे सो देयर आर चांसेस कि वो बैक्टीरिया है वो प्रेशर की वजह से रिवर्स में ट्रैवल करके वास डेफरेंस से होके एपिडिडाइमिस तक पहुंच सकते हैं। सो दिस इज अ प्रिवेंटिव मेजर। पेशेंट को बोलना है कि जब भी यूरिन पास करते हो तो फोर्स मत करो, फोर्स से पास नहीं करो, नेचुरली उसको पास होने दो। Teach the client that use can help to prevent urethritis or epididymitis. पेशेंट को बोलना है बैरियर मेथड यूज करने से आपको यूटीआई भी नहीं होगा, यूटीआई नहीं होगा तो अल्टीमेटली एपिडिडाइमिटिस भी नहीं होगा। टीच द क्लाइंट मेजर्स टू प्रिवेंट यूटीआई और एसटीआई रिकरेंस। पेशेंट को समझाना है कि कैसे आप यूटीआई एंड एसटीआई को प्रिवेंट कर सकते हो। यूटीआई प्रिवेंशन हमने ऑलरेडी आगे देखा था, एसटीआई वी नो यूज ऑफ बैरियर मेथड एंड हाइजीनिक प्रॉपर टेक्निक, सो उससे एसटीआई प्रिवेंट हो सकता है। सो ये चीज ध्यान रखनी है। सो ये सिर्फ इंटरवेंशन हम करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन इज प्रोस्टेटाइटिस। व्हाट डू मीन? ओके, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 10 मिनट, फिर हम देखेंगे प्रोस्टेटाइटिस। Inflammation. Inflammation of prostate. So, inflammation of the prostate gland commonly caused by infectious agent. It may be acute or chronic. कोई भी infectious agent बैक्टीरिया की वजह से प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है, वो acute भी हो सकता है, chronic भी हो सकता है। And it could also be a bacterial and abacterial type of prostatitis. So what is bacterial type of prostatitis? नाम सुन के ही पता चल रहा है कि बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। So the bacterial type occurs as a result of the organism reaching the prostate via urethra, bladder, bloodstream or lymphatic channel. Bacterial prostatitis, it could be acute or chronic. सडन है तो acute, धीरे धीरे हो रहा है तो chronic. But bacterial prostatitis है तो वो बैक्टीरिया है वो प्रोस्टेट तक पहुंच गया है। कैसे? तो यूरेथ्रा से होकर, ब्लैडर से होकर पहुंचा है, ब्लड स्ट्रीम से होकर या लिम्फेटिक चैनल से होकर वो प्रोस्टेट तक पहुंच गया है। एबैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस में क्या होता है? द एबैक्टीरियल टाइप यूजुअली अकर्स फॉलोइंग अ वायरल इलनेस और डिक्रीज इन द सेक्सुअल एक्टिविटी। वायरस की वजह से हुआ है, वायरल इलनेस की वजह से हुआ है तो हम उसको बोलेंगे एबैक्टीरियल। और अनदर रीजन वुड बी डिक्रीज इन सेक्सुअल एक्टिविटी। प्रोस्टेट हेल्प्स इन सिक्रीशन। प्रोस्टेट जो अल्कलाइन फ्लूइड है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। सो अगर सेक्सुअल एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी तो उसका सिक्रीशन बढ़ता रहेगा एंड ड्यू टू दैट वो सिक्रीशन वहां पर ही पड़ा रहेगा तो इन्फ्लाम्ड हो जाएगा, बट इट इज नॉट ड्यू टू द बैक्टीरिया। सो इट इज एबैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस। नाउ लेट्स सी द साइन एंड सिम्टम्स। दोनों के साइन एंड सिम्टम्स भी अलग होंगे। इफ देयर इज अ बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस, साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? क्लाइंट बिकम्स एक्यूटली इल, वो बीमार हो जाएगा बिकॉज इट इज ड्यू टू बैक्टीरिया। सो क्लाइंट बिकम्स एक्यूटली इल, फीवर होगा, चिल्स होंगे, देन फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, डिसयूरिया होगा बिकॉज यूरेथ्रा के सराउंडिंग में ही है। सो फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी बढ़ जाएगी, डिसयूरिया होगा। पेरिनियल पेन एंड लो बैक पेन पेशेंट को होता रहेगा। यूरिथ्रल डिस्चार्ज भी होगा पेशेंट को। देन प्रोस्टेट इज टेंडर, इंड्यूरेटेड एंड वार्म टू टच। पेशेंट डायरेक्ट तो हम प्रोस्टेट टच नहीं कर सकते, बट प्रोस्टेट टच पाल्पेट कैसे कर पाएंगे? फिर हम डायरेक्टली तो हम बाहर से कर नहीं सकते, तो प्रोस्टेट पाल्पेशन कैसे कर सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा प्रोस्टेट टेंडर है, इंड्यूरेटेड है या वार्म है? Rectum through. यस, प्रोस्टेट का एग्जामिनेशन बीपीएच भी चेक करने के लिए हम रेक्टल एग्जामिनेशन करते थे। सो रेक्टम से हम प्रोस्टेट को पाल्पेट कर सकते हैं। सो जब आप पाल्पेट करोगे रेक्टम से, जैसे ही प्रोस्टेट टच करने का ट्राई करोगे वाया रेक्टम, पेशेंट को पेन होगा, दैट इंडिकेट्स प्रोस्टेट टेंडर है। इंड्यूरेटेड मतलब व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूरेटेड? प्रोस्टेट हार्ड हो जाएगा। जब आप पाल्पेट करोगे रेक्टल एग्जामिनेशन से प्रोस्टेट को पाल्पेट करोगे तो आपको हार्ड फील होगा प्रोस्टेट, सो दैट इज इंड्यूरेटेड। एंड वार्म फील होगा।
यूरेथ्रल डिस्चार्ज ऑन पाल्पेशन ऑफ प्रोस्टेट, जैसे ही आप प्रोस्टेट पाल्पेट करोगे यूरेथ्रा में से डिस्चार्ज होगा, मतलब पीनाइल डिस्चार्ज होगा पेशेंट को। WBCs आर फाउंड इन प्रोस्टेटिक सिक्रेशन, पेशेंट को हम बोलेंगे कि सिक्रेशन आपका सैंपल दो, लाइक सीमेन सैंपल जो देते हैं पेशेंट को, तो वो सैंपल के अंदर भी WBCs प्रेजेंट होंगे प्रोस्टेट सिक्रेशंस में। यूरिन कल्चर इज यूजुअली पॉजिटिव फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, स्पेशली आफ्टर प्रोस्टेट मसाज। जैसे ही हम वाया रेक्टल एग्जामिनेशन हम प्रोस्टेट मसाज करेंगे एंड देन पेशेंट को बोलेंगे यूरिन का सैंपल दो, तो उसमें भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट होगी, बिकॉज मसाज से वो बैक्टीरिया आगे बढ़ेंगे एंड सेम पाथवे है, सो यूरिन के स्ट्रीम के साथ वो बैक्टीरिया बाहर निकल जाएंगे, सो कल्चर भी पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट है ए बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस। ए बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? सो इट इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस। ए बैक्टीरियल बिकॉज धीरे धीरे प्रोस्टेट का फ्लूइड अक्यूमुलेट हो रहा है और वो धीरे धीरे हो रहा है, राइट। सो क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस में ए बैक्टीरियल सबसे कॉमन है, बैक्टीरियल वाला सडनली हो जाएगा, तो एक्यूट में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। सो जिसको ए बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस है उसको बैक एक होगा, डिस्यूरिया होगा, पेरिनियल पेन होता रहेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, हिमेच्यूरिया होगा एंड इनरेगुलर एनलार्ज्ड फर्म एंड टेंडर प्रोस्टेट होगा। इसमें इन्फेक्शन के कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, सिर्फ इन्फ्लाम्ड हो गया है। सो नो फीवर, नो चिल्स, नो WBC, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सो ये उसके साइन एंड सिम्टम्स है ए बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस के। नाउ इंटरवेंशंस हम क्या कर सकते हैं? सो व्हाट इंटरवेंशंस कैन बी डन अगर बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस है तो? Antibiotic. Okay, and what interventions can be done if it is abacterial prostatitis? Antiviral, and दूसरा कॉज था सिर्फ वायरस की वजह से भी तो नहीं होता है ना, अनदर रीजन, उसके लिए क्या करोगे फिर इफ दैट इज द रीजन? तो अक्यूमुलेशन हुआ है तो Excretion करवाना फ्लूइड। yes we have to drain the prostate, so ये दो मेन ट्रीटमेंट है डिपेंडिंग ऑन द टाइप, बट साथ में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी देनी पड़ेगी। सो लेट्स सी द इंटरवेंशंस। वी हैव टू एनकरेज द पेशेंट टू इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक कि जिससे वो फ्लश आउट हो सके बैक्टीरिया, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट इन द यूज ऑफ सिट्स बाथ, टब बाथ टू प्रमोट द कंफर्ट के लिए सिट्स बाथ ले सकता है, एंड एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक फॉर इन्फेक्शन, एनाल्जेसिक्स फॉर पेन, एंटीस्पाज्मोडिक्स सो रिलैक्स हो जाएगा सारे मसल्स, एंड स्टूल सॉफ्टनर्स एज प्रिस्क्राइब्ड। देन इफ द क्लाइंट इज हैविंग ए बैक्टीरियल तो हम ऐसा इंटरवेंशन कर सकते हैं, ड्रेन करना है इन शॉर्ट हमें। सो इन्फॉर्म द क्लाइंट ऑफ एक्टिविटीज टू ड्रेन द प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ड्रेन करने के लिए पेशेंट क्या कर सकता है? इफ ए बैक्टीरियल कॉज है तो इंटरकोर्स कर सकता है, मास्टरबेशन कर सकता है, या प्रोस्टेटिक मसाज करने से भी वो ड्रेन आउट हो जाएगा, तो रिलीफ हो जाएगा। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड स्पाइसी फूड, कॉफी, अल्कोहल, prolonged automobile rides and sexual intercourse during acute inflammation। अगर एक्चुअली में एक्यूट इन्फ्लामेशन है पेशेंट को, सो वो टाइम पर पेशेंट को बोलना है स्पाइसी फूड, कॉफी, अल्कोहल यूज ना करें, प्रोलॉन्ग बाइक पर ना बैठे, बाइक पर बैठने से भी पेशेंट को प्रॉब्लम होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स भी अवॉइड करना होगा। सो दिस आर द इंटरवेंशंस। नेक्स्ट कंडीशन है BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। मतलब व्हाट इज बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया? नेम में ही है बिनाइन प्रोस्टेटिक, बिनाइन है मतलब प्रोस्टेट साइज इंक्रीज થઈ ગયો। yes hyperplasia हुआ है। what is hypertrophy and hyperplasia? इंक्रीज सेल साइज। so that is hyperplasia or hypertrophy? સેલ સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ થશે તો એ હાઇપરટ્રોફી અને સેલ નંબર ઇન્ક્રીઝ થશે તો એ હાઇપરપ્લેસિયા। yes so don't get confused, hyperplasia मतलब सेल का नंबर बढ़ रहा है, hypertrophy मतलब सेल की साइज बढ़ रही है विद द सेम नंबर, बट इसमें क्या हो रहा है? हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया दोनों हो रहा है, राइट।
सो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी भी बोल सकते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। सो दोनों सेल्स भी बढ़ रहे हैं एंड उसकी साइज भी बढ़ रही है, सो अल्टीमेटली प्रोस्टेट एनलार्ज हो गया है, बट दिस इज बिनाइन। कैंसीरियस वाला एनलार्ज नहीं हुआ है। व्हेनेवर देयर इज अ इंक्रीज नंबर ऑफ सेल ग्रोथ, हम क्या बोलते हैं उसको? ट्यूमर, राइट? एंड इट कुड बी बिनाइन और मैलिग्नेंट, बट इसमें बिनाइन ग्रोथ हो रहा है, सो इट इज नॉट कैंसीरियस। सो benign prostatic hypertrophy and hyperplasia BPH is a slow enlargement of the prostate gland with hypertrophy and hyperplasia of normal tissue। धीरे 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 करके प्रोस्टेट बढ़ रहा है, एनलार्ज हो रहा है, हाइपरट्रॉफी भी हो रही है, हाइपरप्लेशिया भी हो रहा है। Enlargement compresses the urethra resulting in partial और complete obstruction। यूरेथ्रा के आसपास है ऐसे प्रोस्टेट, तो जैसे जैसे प्रोस्टेट बढ़ेगा यूरेथ्रा नैरो होता जाएगा, सो धीरे धीरे पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन एंड अल्टीमेटली कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। यूजुअली इट अकर्स इन दोज ओल्डर देन 50 years। ये यंग इंडिविजुअल्स में उतना कॉमन नहीं है, एज होती है तो उसके साथ साथ ये प्रॉब्लम होता है ड्यू टू लो सेक्सुअल एक्टिविटी एंड ऑल दिस रीजंस। सो 50 years से ओल्ड होते हैं उनमें सबसे ये कॉमन है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे अगर पेशेंट को बीपीएच है तो? डिमिनिश्ड साइज एंड फोर्स ऑफ यूरिनरी स्ट्रीम। पेशेंट, अगर ये अर्ली साइन है, सबसे पहली साइन ये है, अगर पेशेंट को बीपीएच हो रहा है तो पेशेंट की जो यूरिन की स्ट्रीम है वो एकदम थीन हो जाएगी एंड फोर्स भी उतना अच्छा नहीं होगा। यूरिनरी अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, नॉक्चूरिया होगा, inability to start, that is called as hesitancy, और continue a urinary stream। so frequency, urgency, hesitancy, ये सारे वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। हेजिटेंसी मतलब पेशेंट को अर्ज हो रही है, यूरिन करना है, बट यूरिन स्ट्रीम स्टार्ट ही नहीं हो रही है, या तो स्टार्ट हो गई है तो बीच में बंद हो रही है, कंटिन्यू में नहीं आ रहा है, अटक अटक करा रहा है। सो दिस इज अ लेट साइन। सो लाइक धीरे धीरे जैसे जैसे ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ता है ये प्रॉब्लम होता रहता है। इनिशियली वो स्ट्रीम थीन हो जाएगी, फिर स्टार्ट नहीं हो पाएगी। फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग, पेशेंट को ऐसा फील होगा कि ब्लैडर भरा हुआ ही है। पोस्ट वॉइड ड्रिबलिंग फ्रॉम ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। नाउ जस्ट इमेजिन की साइज इतनी बढ़ गई है, लेटर ऑन प्रोस्टेट की साइज इतनी बढ़ गई है कि कंप्लीट जैसा ही ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। सो ब्लैडर इतना ज्यादा ओवरफ्लो हो गया कि धीरे धीरे फिर ड्रिबलिंग हो रहा है, सीप हो रहा है, इनकॉन्टिनेंस हो रहा है पेशेंट को। यूरिनरी रिटेंशन एंड ब्लैडर डिस्टेंशन होगा, फिर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो यूरिन रिटेन हो जाएगा, ब्लैडर एकदम डिस्टेंड हो जाएगा। हीमेच्यूरिया हो सकता है पेशेंट को, यूरिनरी स्टेसिस एंड यूटीआई, अगर ब्लैडर में यूरिन भरा हुआ रहेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा तो यूरिनरी स्टेसिस हो जाएगा, जिसकी वजह से यूटीआई हो सकता है, सिस्टाइटिस हो सकता है, डिस्यूरिया एंड ब्लैडर पेन भी होगा। सो दिस आर द साइन एंड सिम्टम्स इन बीपीएच। ओके, इंटरवेंशंस क्या कर सकते हैं? सो लेट्स सी व्हाट इंटरवेंशंस कैन बी डन। क्या कर सकते हैं? हमने बीपीएच ऑलरेडी ऑन्कोलॉजी में स्टडी किया है, तो क्या कर सकते हैं हम? इज देयर एनी मेडिकेशन कि जिससे वो ठीक हो सकता है? नो। अर्ली स्टेजेस में मेडिकेशन है जो डॉक्टर देते हैं कि जिससे ठीक हो जाएगा, बट लेटर ऑन पेशेंट को पता नहीं चला, आइडेंटिफाई नहीं हुआ, अब बड़ा बहुत बड़ा हो गया है, तो हमें क्या करना होगा? सर्जरी। सर्जरी। विच सर्जरी? विच सर्जरी? TURP કરીને કેથેટર ઇન્સર્ટ કરીને પ્રોસ્ટેટ ગ્લેન્ડ રિમૂવ કરી શકે, ઇન્સિશન મૂકીને કરી શકે। यस, सो प्रोस्टेक्टॉमी करेंगे। टीयूआरपी क्या था? યુરેથ્રલ થ્રુ આપણે કેથેટર ઇન્સર્ટ કરીને ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, પ્રોસ્ટેટ। राइट? सो टीयूआरपी हमने उसके और भी मेथड्स देखे थे कि एक लो एब्डोमेन पर एक ऐसा इंसिजन रख सकते हैं, एक ऐसा इंसिजन रखेंगे लो एब्डोमेन पर, एक पेरिनियल एरिया में इंसिजन रखते थे। सो देयर आर अदर वेरियस मेथड सर्जिकल ट्रीटमेंट जो हमने ऑलरेडी चैप्टर 45 ऑन्कोलॉजी में पढ़ लिया था, बट हमें सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम पहले वाइटल साइंस चेक करेंगे,
एनकरेज फ्लूइड इनटेक अप टू 2 to 3 लीटर अनलेस इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो पेशेंट को 2 to 3 लीटर पानी पीने के लिए एनकरेज करना है। प्रिपेयर फॉर यूरिनरी कैथेटराइजेशन टू ड्रेन द ब्लैडर एंड प्रिवेंट द डिस्टेंशन। अब प्रोस्टेटाइटिस की वजह से ब्लैडर डिस्टेंड हो गया है, यूरिन बाहर नहीं आ पा रहा है, सो हम कैथेटर करके एटलीस्ट यूरिन बाहर निकाल देंगे। अवॉइड एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन दैट कैन कॉज यूरिनरी रिटेंशन। ऐसी कोई मेडिकेशन नहीं देनी है जिससे यूरिन रिटेन हो सके। कौन सी मेडिकेशन से यूरिन रिटेन होता है? सो एंटीकोलिनर्जिक से होता है, जो वो अवॉइड करनी है। एंटीहिस्टामाइन से, डीकंजेसेंट्स जो नेजल डीकंजेसेंट्स यूज करते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, एंड एंटी डिप्रेसेंट्स। ये मेडिकेशन की वजह से पॉसिबिलिटी है कि यूरिन रिटेन हो सकती है, तो ये मेडिकेशन अवॉइड करनी है। एडमिनिस्टर मेडिकेशन as prescribed to shrink the prostate gland and to improve the urinary flow। स्टार्टिंग में इनिशियली ही पता चल गया है, डायग्नोज हो गया है अर्ली साइन से कि पेशेंट की यूरिन की स्ट्रीम पतली हो गई है, सो पेशेंट को पता चल गया कि कुछ प्रॉब्लम है एंड डायग्नोज हो गया कि उसको बीपीएच हो रहा है, तो स्टार्टिंग में इनिशियली हम मेडिकेशंस दे सकते हैं टू श्रिंक द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड यूरिन फ्लो इंप्रूव हो जाएगा। Administer medications to relax the prostatic smooth muscle and to improve the urinary flow। So muscle relaxants भी दे सकते हैं जिससे प्रोस्टेट मसल्स एकदम रिलैक्स हो जाएंगे एंड यूरिन फ्लो एटलीस्ट चालू रहेगा, यूरिनरी रिटेंशन नहीं होगा। Instruct the client to decrease the intake of caffeine, artificial sweeteners and limit the spicy or acidic food। पेशेंट को बोलना है कि ये सारे फूड्स अवॉइड करें। Instruct the client to follow a timed voiding schedule। पेशेंट को बोलना है टाइम टू टाइम, लाइक every 2 hour every 3 hour void करने के लिए जाना ही है, डोंट वेट फॉर द सेंसेशन। सो टाइम voiding schedule पेशेंट को परफॉर्म करना होगा एंड प्रिपेयर फॉर द सर्जरी और इन्वेजिव प्रोसीजर एज प्रिस्क्राइब। अगर कुछ नहीं हो रहा है, इससे बात नहीं बन रही है, तो लास्ट में हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज सर्जरी। तो सर्जरी के लिए हम पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे। सर्जरी कौन सी कर सकते हैं वो ऑलरेडी हमने चैप्टर 45 में देख लिया था। सर्जरी करने के बाद पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशंस क्या होंगे वो भी हमने देखा था, कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन, सीबीआई, सब कुछ हमने देखा था। सो वो सारी इंटरवेंशंस हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्लैडर कैंसर। ब्लैडर कैंसर भी हमने ऑलरेडी ऑन्कोलॉजी वाले चैप्टर में कवर कर लिया था। सो लेट्स कंप्लीट द ब्लैडर ट्रॉमा। ब्लैडर ट्रॉमा मतलब ट्रॉमा मतलब Injury. injury. So injury to the bladder, that is called as bladder trauma. So occurs following a blunt or penetrating injury to the low abdomen। blunt injury मतलब किसी ने जोर से पंच कर दिया है, पेशेंट टकरा गया है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है एंड पेशेंट को लाइक स्टीयरिंग व्हील या कुछ भी टकरा गया है, दैट इज ब्लंट इंजरी। लो एब्डोमेन पर कुछ जोर से हिट हुआ है, दैट इज ब्लंट। पेनिट्रेटिंग मतलब कुछ शार्प ऑब्जेक्ट होल क्रिएट करके सीधा ब्लैडर तक चला गया है, सो दैट इज पेनिट्रेटिंग ब्लैडर इंजरी। और ब्लैडर ट्रॉमा एंड ब्लंट ब्लैडर ट्रॉमा, दो टाइप के ट्रॉमा हो सकते हैं। ब्लंट ट्रॉमा कॉजेस कंप्रेशन ऑफ द एब्डोमिनल वॉल एंड ब्लैडर। ब्लंट ट्रॉमा हुआ, जोर से पेशेंट को कुछ हिट हुआ, सो उससे एब्डोमिनल वॉल कंप्रेस हो गई एंड ब्लैडर भी कंप्रेस हो गया, इतना फोर्स था उसका। एंड पेनिट्रेटिंग वुंड अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ स्टैबिंग। चाकू लेके किसी ने स्टैब कर दिया है, गन शॉट हुआ है, गोली लग गई है, या अदर शार्प ऑब्जेक्ट्स जो चीर कर एब्डोमिनल वॉल चीर कर अंदर पहुंच गए हैं, सो दैट आर कॉल्ड एज पेनिट्रेटिंग ब्लैडर ट्रॉमा। A fracture pelvis that causes bone fragments to puncture the bladder is the common cause of bladder trauma। Yes, ये फ्रैक्चर वाला पेशेंट को इतनी जोर से हिट हुआ कि पेल्विस फ्रैक्चर हो गया। पेनिट्रेटिंग इंजरी नहीं थी, वो ब्लंट इंजरी थी, बट पेल्विस फ्रैक्चर हो गया तो उसके फ्रैगमेंट्स ने ब्लैडर को पंचर कर दिया। सो ब्लंट एंड पेनिट्रेटिंग दोनों इंजरी हुई। सो दिस इज द कॉमन टाइप ऑफ इंजरी। ब्लैडर ट्रॉमा इससे सबसे ज्यादा होता है, पेशेंट कहीं पर भी जोर से हिट होगा, सो पेल्विस फ्रैक्चर हो जाएगा, तो पेल्विस के फ्रेगमेंट्स है, बोन्स है, वो सीधा ब्लैडर को पंचर कर देगी। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या हो गए? चलो ब्लैडर इंजरी हो रहा है तो क्या होगा? सो एनीरिया हो जाएगा, बिकॉज जस्ट इमेजिन ब्लैडर ही इंजर्ड हो गया है, पेनिट्रेट हो गया है, ऐसा कुछ हुआ है, सो यूरिन कहाँ से आएगा? सो देयर विल बी एन्यूरिया। हिमेच्यूरिया होगा अगर ब्लैडर इंजरी हुई है, तो ब्लीडिंग होने की वजह से। पेन बिलो द लेवल ऑफ अम्बिलिकस एंड कैन रेडिएट टू द शोल्डर। पेन यहाँ पर लाइक पेन होगा अम्बिलिकस के नीचे एंड वो पेन रेडिएट होके शोल्डर्स तक भी जा सकता है इसमें। नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा पेशेंट को। इंटरवेंशंस क्या करेंगे हम? सो लेट्स सी।
मॉनिटर द वाइटल साइंस, इसको हमें अगर पेनिट्रेटिंग इंजरी है तो सर्जरी करके ही ठीक करना होगा, अगर ब्लंट इंजरी है, सिर्फ ऐसे फोर्सफुली इंजरी हुई है, सो वी विल रिलैक्स द ब्लैडर, रिलैक्स करने के लिए, हील होने के लिए टाइम देंगे, वो अपने आप रिलैक्स हो जाएगा। सो मॉनिटर वाइटल साइंस, मॉनिटर फॉर हिमेच्यूरिया, ब्लीडिंग एंड साइन ऑफ शॉक। हिमेच्यूरिया तो नहीं हो रहा है वो देखना है, हिमेच्यूरिया अगर ज्यादा हो रहा है इट इंडिकेट्स कि पेशेंट को ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है, हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है पेशेंट को। सो ये सारी चीजें हमें मॉनिटर करनी पड़ेगी। मेंटेन बेड रेस्ट, पेशेंट को बेड रेस्ट करवाना है। इफ ब्लड इज सीन एट द मीटस, अवॉइड यूरिनरी कैथेटर अंटिल अ रेट्रोग्रेड यूरेट्रोग्राम कैन बी ऑब्टेन। अगर आप पेशेंट के पेरिनियल एरिया में मीटस पर, यूरेथ्रल ओपनिंग पर आपको ब्लड दिख रहा है, तो आप कैथेटर नहीं करोगे जब तक कि आप रेट्रोग्रेड यूरेट्रोग्राम नहीं कर लेते। रेट्रोग्रेड यूरेट्रोग्राम में यूरेथ्रा में से हम एक डाई इंसर्ट करेंगे एंड चेक करेंगे एक्सरे करके कि एक्चुअली क्या है अंदर सिचुएशन। सब कुछ रूल आउट करने के बाद ही हम कैथेटर इंसर्ट करेंगे। ब्लाइंडली कैथेटर इंसर्ट करने की वजह से पेशेंट को और ज्यादा इंजरी हो सकती है। सो अगर आपको ब्लड दिख रहा है तो कैथेटराइजेशन करो ही मत, पहले रेट्रोग्रेड यूरेट्रोग्राम करो, फिर हम डिसाइड करेंगे कि करना है कि नहीं करना है। प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर द इंसर्शन ऑफ सुप्राप्यूबिक कैथेटर टू एड इन द यूरिनरी ड्रेनेज इफ प्रिस्क्राइब। अगर नीचे से नहीं कर सकते तो हमें सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन करना होगा। मतलब कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे? सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन कैसे किया जाता है? एब्डोमेन पर इंसिशन। एब्डोमेन पर, यस। तो एब्डोमेन पर इंसिजन रख के एब्डोमेन से ही कैथेटर सीधा ब्लैडर में इंसर्ट कर देंगे कि जिससे वहां से यूरिन ड्रेन हो सके। एंड प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर सर्जिकल रिपेयर ऑफ द लैसरेशन इफ इंडिकेटेड। अगर जरूरत है, लाइक पेनिट्रेटिंग इंजरी हुई है, पंचर हो गया है, सो ब्लैडर ऐसे फट गया है, होल हो गया है, सो हमें सूचर्स लेके उसको जोड़ना पड़ेगा। सो अगर जरूरत है, ऐसा है कुछ, तो फिर हम सर्जिकल प्रोसीजर करके करेंगे। वरना सिर्फ ब्लंट इंजरी हुई है, ब्लंट ट्रॉमा हुआ है, तो सिर्फ ऐसे कैथेटर करके छोड़ दो, ब्लैडर अपने आप हील हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यस और नो? नो मैम। ओके, सो लेट्स डू अ क्विक रिवीजन, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आई एंड ईयर। सो टुडे वी हैव सीन किडनी ट्यूमर। किडनी ट्यूमर मतलब ट्यूमर ऑफ द किडनी। इट कुड बी बिनाइन, इट कुड बी मैलिग्नेंट, एक साइड, दो साइड, कहीं पे भी हो सकती है। अगर मैलिग्नेंट है तो कहाँ कहाँ मेटास्टेसिस हो सकता है वो हमने देखा, एंड एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता है। साइन एंड सिम्टम्स हमने देखे किडनी ट्यूमर्स की। एंड ट्रीटमेंट में कहीं पे भी कैंसर ट्यूमर की बात हो, 3 ट्रीटमेंट हो सकती है, कीमो, रेडिएशन एंड सर्जरी। कीमो रेडिएशन के साथ साथ सर्जरी में रेडिकल नेफ्रेक्टोमी की जाएगी, सब कुछ रिमूव कर देंगे एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को, इसीलिए उसको रेडिकल बोलते हैं। फिर हमने देखा पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन, अगर सर्जरी करते हैं तो आफ्टर सर्जरी हमें क्या ध्यान रखना है वो हमने स्टडी किया। फिर हमने देखा एपिडिडाइमाइटिस। एपिडिडाइमाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ एपिडिडाइमिस। क्यों होता है इन्फ्लामेशन? सो जो पॉजिटिव एजेंट है वो ट्रैवल, यूटीआई और एसटीआई की वजह से वो ट्रैवल करके एपिडिडाइमिस तक पहुंच गया, इसीलिए वहां पर इन्फ्लेमेशन हो गया। एपिडिडाइमिस इज लोकेटेड इनटू द स्क्रोटम, तो साइन एंड सिम्टम्स सारे स्क्रोटल रिलेटेड होंगे। सो असेसमेंट फाइंडिंग हमने देखा, एंड इंटरवेंशन। इंटरवेंशन एक ही है, एंटीबायोटिक। सो जब तक एंटीबायोटिक मतलब पेशेंट को वो ठीक नहीं हो जाता तब तक क्या चीजें ध्यान में रखनी है? सो पेशेंट को लाइक सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं करना है, लिफ्टिंग, स्ट्रेनिंग, वो सब कुछ अवॉइड करना है। अगर एसटीआई की वजह से, यूटीआई की वजह से हुआ है तो दैट इज ओके, बट एसटीआई की वजह से हुआ है तो उसके सेक्सुअल पार्टनर का भी चेकिंग करना होगा एंड उसको भी ट्रीटमेंट देनी होगी। फिर हमने देखा था प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस मतलब इंफ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट, एक्यूट और क्रोनिक भी हो सकता है, सडनली और ग्रेजुअली डेवलप होगा, या तो बैक्टीरियल एंड ए बैक्टीरियल होगा। बैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया की वजह से प्रोस्टेटाइटिस हुआ है। ए बैक्टीरियल में बैक्टीरिया नहीं है, इट कुड बी वायरस एंड ड्यू टू डिक्रीज सेक्सुअल एक्टिविटी। सो सारा प्रोस्टेट सिक्रीशन जमा होता रहेगा एंड ड्यू टू दैट वो वॉल इन्फ्लाम हो जाएंगे। बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स हमने देखा, पेशेंट बीमार हो जाएगा बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, सो वो हमने देखे उसके साइन एंड सिम्टम्स। एंड ए बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस वो क्रोनिक फॉर्म है, धीरे 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 करके वो अक्यूमुलेट होता रहेगा सिक्रीशन, अगर डिक्रीज सेक्सुअल ड्राइव की वजह से हुआ है तो वो क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस में सबसे कॉमन है। उसमें पेशेंट इलनेस के सिम्टम्स नहीं होंगे, दूसरे सिम्टम्स होंगे, बट पेशेंट विल नॉट बिकम इल।
तो वो सिम्टम्स नहीं होंगे। एंड इंटरवेंशन डिपेंड होगा टाइप पर। बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक, ए बैक्टीरियल है सो वी हैव टू ड्रेन द प्रोस्टेट, वायरल है तो एंटीवायरल। एंड ड्रेनेज के लिए पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे हाउ टू ड्रेन द प्रोस्टेट। एंड दूसरी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट हम पेशेंट पर करेंगे। फिर हमने देखा था बीनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रॉफी। सो ये क्या होता है, प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाता है ड्यू टू हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया ऑफ द सेल्स। सेल्स एबनॉर्मल ग्रो होना, लाइक ग्रोथ भी बढ़ जाएगा, साइज भी बढ़ जाएगी। एंड सबसे कॉमन ये 50 इयर्स के बाद देखने को मिलता है। उसके हमने साइन एंड सिम्टम्स देखे थे। अर्ली साइन में क्या होता है, यूरिन का फ्लो धीरे धीरे थिन होता जाएगा एंड उसका फोर्स भी कम होता जाएगा। सो दैट इज द अर्ली साइन। जैसे जैसे ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ेगा, अब पेशेंट यूरिन को स्टार्ट भी नहीं कर पाएगा एंड फिर कंप्लीटली ओवर डिस्टेंशन की वजह से ड्रिबलिंग होता रहेगा, इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा एंड लास्ट में कंप्लीटली बंद ही हो जाएगा। सो यूरिनरी स्ट्रेसेस की वजह से यूटीआई भी हो सकता है। उसकी इंटरवेंशन हमने देखी थी। अगर अर्ली स्टेज में है सो देयर इज अ मेडिकेशन जिससे हम ब्लैडर प्रोस्टेट को श्रिंक कर सकते हैं। सो मेडिकेशन अवेलेबल है, सो वो हम दे सकते हैं। कैथेटर करके रखेंगे तो एटलीस्ट यूरिन अक्यूमुलेट नहीं होगा, वो निकल जाएगा। एंड लेटर ऑन लास्ट ऑप्शन तो है हमारे पास, सर्जरी करके हम प्रोस्टेट को रिमूव कर सकते हैं, बट साथ में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी देनी होगी पेशेंट को। फिर हमने देखा था ब्लैडर ट्रॉमा। ब्लैडर ट्रॉमा मतलब ब्लैडर पर इंजरी हो गई है। ब्लंट इंजरी भी हो सकती है, पेनिट्रेटिंग भी हो सकती है। ब्लंट में सिर्फ हीटिंग या हाई फोर्स की वजह से एब्डोमिनल वॉल एंड देन ब्लैडर कंप्रेस हो जाएगा। एंड पेनिट्रेटिंग इंजरी में कुछ शार्प स्टैबिंग है, गोली लग गई है, या कुछ भी शार्प ऑब्जेक्ट ने एब्डोमिनल वॉल को चीरकर अंदर चला गया है। सबसे कॉमन लाइक ब्लैडर ट्रॉमा क्या है कि पेशेंट को ब्लंट इंजरी होगी, उससे पेल्विस फ्रैक्चर हो जाएगा एंड पेल्विस की वजह से ब्लैडर पंचर हो सकता है। उसके हमने साइन एंड सिम्टम्स देखे थे एंड इंटरवेंशंस में अगर ब्लंट है सो ब्लैडर को हील करने के लिए हमें कैथेटर इंसर्ट करना पड़ेगा। अब कैथेटर आइडियली तो हम यूरेथ्रा से ही करते हैं, बट पहले देखना है कि पेशेंट को यूरेथ्रल ओपनिंग पर ब्लड है कि नहीं। अगर ब्लड है तो हम डायरेक्टली फिर कैथेटर नहीं करेंगे, पहले चेक करेंगे अंदर क्या स्टेटस है, क्या हो रहा है, क्यों इतना ब्लड चिपका हुआ है ओपनिंग पर। फिर वो रेट्रोग्राम करके हम डिसाइड करेंगे। अगर हमें पता चला कि अब हम यूरिनरी कैथेटर नहीं कर सकते तो सीधा सुप्राप्यूबिक कैथेटर करेंगे कि जिससे तब तक वो यूरिन भी ड्रेन हो, ब्लैडर भी हील हो जाए। एंड अगर लेसरेशन है, पूरा ऐसे कट लग गया है, तो फिर पेशेंट को सर्जरी करके स्टिचेस लेके ही वो ठीक करना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है अब? नो मैम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर। थोड़ा देख लेते हैं आज बिकॉज वी हैव टाइम। चैप्टर नंबर 57। ओके, सो चैप्टर 57 दैट इज आई एंड ईयर प्रॉब्लम्स। ये चैप्टर में हम सारे आई रिलेटेड एंड ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। What are the priority concept of this chapter? So safety and sensory perception, because patient को दिखेगा नहीं तो इंजरी होगी, गिर जाएगा। So safety is our priority and sensory, देखने का, hearing का, sensation का काम है। So sensory perception is also our priority. Now before moving to the like description part, let's discuss the anatomy of eye first and ear का हम later on देखेंगे जब ear study करेंगे। So eye की anatomy बोलो चलो। टेल मी अबाउट द एनाटॉमी ऑफ आई। आईज के कितने लेयर्स है, क्या होता है, चलो बोलो जो भी आपको पता है। कितने लेयर्स होते हैं, चलो स्टार्ट विद द लेयर्स। आईज में कितने लेयर्स होते हैं? We have studied this in first year of nursing. चलो ट्राई तो करो एटलीस्ट। आई अंडरस्टैंड आप भूल गए होंगे शायद, बट ट्राई टू आंसर। इफ यू विल नॉट रिस्पॉन्ड आई विल स्किप द एनाटॉमी, राइट? रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा आपको। Three layers, okay. So let's name the layers from outside to inside। आउटसाइड और इनसाइड से, आउटसाइड टू इनसाइड में कौन सा फर्स्ट लेयर है? फर्स्ट लेयर कौन सा होगा ये?
जो भी लेयर आप बोलो ना, तो Sclera. हाँ स्क्लेरा, फर्स्ट लेयर इज स्क्लेरा, मिडल लेयर इज middle layer is Iris. ओके आइरिस है, बट दैट इज द फ्रंट पार्ट। आई ऐसे होती है ना, पूरा ऐसा आई बॉल होता है। सो ये आगे का चैम्बर है एंड ये पीछे का चैम्बर है। सो आगे आइरिस दैट इज द सेकेंड लेयर, बट पीछे के लिए Choroid. कोरोइड, यस। एंड इनर लेयर, थर्ड लेयर Retina. Retina. रेटिना, यस। सो सेम लेयर। अगर स्क्लेरा पीछे से आगे आ रहा है, सो अब उसको हम आगे स्क्लेरा नहीं बोलते हैं। सो उसको क्या बोलेंगे? एंटीरियर फर्स्ट लेयर कौन सा है? Cornea. कॉर्निया। एंड सेकेंड लेयर Iris. सिर्फ आइरिस है? आइरिस एंड अदर दूसरा भी है? बीच में क्या होगा जिससे लेंस एडजस्ट होता है? इलियर सिलियरी बॉडी, यस। एंड इनर लेयर कौन सा है? इनर लेयर आगे है आईज में? नहीं है। इनर लेयर नहीं है, आगे सिर्फ दो लेयर है। रेटिना सिर्फ यहाँ तक ही है। सो इनर लेयर सिर्फ पोस्टीरियर चैम्बर में है। और क्या चीजें होती है? चलो आईज में लेयर्स हमने डिस्कस कर दी आगे एंड पीछे के। और क्या चीजें होती है आईज के अंदर? क्या क्या होता है? दिखता कैसे है हमें? Lens. रेटिना, लेंस, यस लेंस होगा। फिर लेंस को एडजस्ट सीलियरी बॉडी करेंगे, बट सीलियरी बॉडी डायरेक्ट तो एडजस्ट नहीं करती है। देखो ये लेंस होता है एंड ये सीलियरी बॉडी है आईज की, राइट? सो ये डायरेक्ट तो आईज को एडजस्ट नहीं करती है, ऐसा कुछ होता है जिससे लेंस थिक एंड थीन होता है। व्हाट इज दिस? सीलियरी फाइबर्स हम बोल सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस आई का स्ट्रक्चर। सो आईज में तीन लेयर है, हम बाहर से देखें। सो सबसे पहला लेयर है आउटर लेयर, दैट इज स्क्लेरा। देन इनर लेयर दैट इज कोरोइड। ये स्क्लेरा ही आगे जाके देखो कॉर्निया बन रहा है। ये स्क्लेरा ही व्हाइट पोर्शन आगे जाके कॉर्निया बन गया। सो आगे कॉर्निया है, पीछे स्क्लेरा है। ये दो पार्ट में डिवाइड कर दे तो पीछे स्क्लेरा होगा, आगे कॉर्निया। सेकेंड लेयर है ये कोरोइड। कोरोइड आगे जाके ये सीलियरी बॉडी में आ रहा है, देखो ये सीलियरी बॉडी है। एंड वो आगे जाके ये ही यहाँ पर ही देखो ये कोरोइड है, यहाँ पर एंड हो गया। इसमें से ही सिलियरी बॉडी निकली एंड इसमें से ही ये आइरिस निकला। सो आइरिस एंड सिलियरी बॉडी आर एंटीरियर सेकेंड लेयर एंड पोस्टीरियर होगा कोरोइड। रेटिना दैट इज द इनर लेयर जहां पर इमेज बनता है। सो वो यहाँ पर ही एंड हो जाता है। देयर इज नो एनी अदर इंटीरियर लेयर ऑफ द थर्ड, इनर लेयर है ही नहीं आगे। सो पीछे ही सिर्फ अंदर का लेयर है रेटिना। सो ये थ्री लेयर्स याद रखते हैं, स्क्लेरा, कोरोइड, रेटिना, और एस रेटिना, कोरोइड, स्क्लेरा। जो भी याद रखो सीक्वेंस में रखो तो कंफ्यूजन ना हो। आगे की साइड देखें तो कॉर्निया, आइरिस एंड सिलियरी बॉडी। अब उसके सिवा और क्या चीजें होती है आईज में? सो आइरिस है, उसके बीच में एक होल होता है जो डायलेशन एंड श्रिंक होता है ऑन द लाइट, डिपेंडिंग ऑन द लाइट। सो उसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल, राइट? प्यूपिल के पीछे लेंस होता है जो एडजस्ट होता है डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। सो दिस इज कॉल्ड एज लेंस। अब लेंस को कंट्रोल कौन करेगा? सो ये सीलियरी मसल्स होते हैं, छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं। सो सीलियरी बॉडी वो फाइबर्स की मदद से लेंस को कंट्रोल करती है। सो दैट इज सीलियरी बॉडी। अब ये कंजक्टिवा है। वी नो व्हाट इज द कंजक्टिवा। जैसे जहां से आई बॉल ऐसे कनेक्ट होता है स्किन का लेयर, दैट इज कॉल्ड एज कंजक्टिवा। अब अंदर की साइड हम देखें, सो रेटिना के ऊपर एक मैक्यूला ऐसे डिप्रेस्ड पोर्शन होता है, खड्डे जैसा होता है, दिस इज कॉल्ड एज मैक्यूला। मैक्यूला का काम क्या है? जो भी हम इमेज देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट इज सीइंग द ट्री। सो ये ट्री का इमेज ऐसे ऐसे अंदर जाएगा और लेंस की मदद से मैक्यूला में ही वो पड़ता है। सो मैक्यूला दैट इज द मोस्ट लाइक ऐसा रीजन है कि जहां पर एक्यूरेट सबसे क्लियर इमेज
फॉर्म होता है। सो मैक्यूला इज द डिप्रेस पोर्शन जहां पर इमेज बनेगा, एंड रेटिना के ऊपर लाइक बहुत सारी नर्व फाइबर्स होती है, सो जो कैरी करके इंफॉर्मेशन लेकर जाती है। सो यहाँ पर ऑप्टिक नर्व होगा, एंड दिस इज द ऑप्टिक डिस्क। जहां पर ऑप्टिक नर्व ऐसे स्टार्ट होती है, वो जो डिप्रेस पोर्शन है उसको हम बोलेंगे ऑप्टिक डिस्क। एंड बहुत सारे लाइक वेसल्स होगी, सो रेटिनल, कैपिलरीज, वेसल्स एंड आर्टरी सब होगा जो ब्लड सप्लाई करेगी ना। दिस इज द एंटीरियर चैम्बर, दिस इज द पोस्टीरियर चैम्बर। इसको हम विट्रस बॉडी बोलते हैं। ये है विट्रस बॉडी, जिसके अंदर क्या होता है, विट्रस बॉडी में क्या होगा, फ्लूइड होगा। इट इज नॉट रिटन हियर बट देयर इज अ फ्लूइड। व्हिच फ्लूइड? विट्रस Vitreous बॉडी में fluid. विट्रस फ्लूइड भी बोल सकते हैं उसको, एक्वियस ह्यूमर भी बोलते हैं। अब आई बॉल है, दिस इज द आई बॉल, ओके। ये प्यूपिल है, ये आइरिस है। आइरिस कलर डिफाइन करता है। सो उसके ऐसे मसल्स भी होते हैं आईज के, जो आई की मूवमेंट कंट्रोल करते हैं। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? ये मसल्स को क्या बोलेंगे? ऑक्यूलर मसल्स, राइट। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, ऐसे जो ऑक्यूलर मसल्स है जो आई बॉल के साइड्स पर होते हैं, चारों डायरेक्शन में, जो आई बॉल अप डाउन साइड टू साइड मूवमेंट करने में हेल्प करेंगे। सो दिस इज द एनाटॉमी ऑफ आई। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? कोई स्ट्रक्चर ना पता चला हो? एनीथिंग? यस और नो? ओके, स्ट्रक्चर पता होगा तो आपको डिजीज कंडीशन अंडरस्टैंड करने में इजी होगा। दैट इज व्हाई आई एम like putting effort to make you understand about the anatomy, though you have studied this, but anatomy clear करना है। Okay, now let's start with the anatomy and physiology of eye. उसके anatomy and function study करते हैं। Eye is a 1 inch 2.5 centimeter in a diameter and is located in the anterior portion of the ऑर्बिट। ओके, ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट मतलब ये जो कैविटी है हमारी, जो गोल गड्ढे जैसा होता है स्कल में, सो ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिट के एंटीरियर पोर्शन में आई लोकेटेड है। आई की साइज क्या है? 2.5 सेंटीमीटर का डायमीटर गोला होता है आई, सो उतना है। The orbit is a bony structure of the skull that surrounds the eye and offers protection to the eye. Orbit क्या है? ये जो स्कल का जो गोल पोर्शन है, बोनी स्ट्रक्चर है, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, वो आईज के ऊपर रहता है। सो आईज को प्रोटेक्शन भी मिलेगी। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द लेयर्स ऑफ आई। देयर आर 3 लेयर्स, एक्सटर्नल, इनर, मिडल एंड इनर। एक्सटर्नल लेयर है, उसमें क्या है? द फाइब्रस कोट दैट सपोर्ट्स आई। जो एक्सटर्नल लेयर है वो एकदम फाइब्रस है, जो आई को सपोर्ट देगा। एक्सटर्नल लेयर में क्या आएगा? कॉर्निया, दैट इज द डेंस ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर। हमारे आगे कॉर्निया आगे है, सो एकदम ट्रांसपेरेंट है, कॉर्निया हमें दिखेगा नहीं, बट देयर इज अ स्ट्रक्चर कि आईज के ऊपर, आइरिस के ऊपर एक कवरिंग है जो हम देख नहीं सकते, बट इट इज अ ट्रांसपेरेंट आउटर कवर, एंड इट आल्सो कंटेन्स स्क्लेरा दैट इज फाइब्रस वाइट ऑफ द आई। आईज में ही आपको पूरा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, वो स्क्लेरा है। सो स्क्लेरा आगे आके कॉर्निया बन जाता है, बट स्क्लेरा हमें दिख रहा है। सो आउटर लेयर में दो चीज है, एंटीरियरली कॉर्निया, एंड वहां से ही स्टार्ट हो जाता है स्क्लेरा। स्क्लेरा पीछे तक होगा। मिडल लेयर में क्या होगा? मिडल लेयर को हम यूवियल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, जिसमें सब आ गया। यूवियल ट्रैक्ट मतलब कोरोइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस, पूरा उसको हम यूवियल ट्रैक्ट बोलेंगे। जैसे ये आइरिस है ऐसे, फिर यहाँ पर ये सिलियरी बॉडी है, एंड फिर ये पूरा कोरोइड है। सो इसको पूरे को हम क्या बोलेंगे? यूवियल ट्रैक्ट। अंडरस्टूड व्हाट इज यूवियल ट्रैक्ट? यस और नो? अगर कोई बोले यूवियल ट्रैक्ट क्या है, तो आपको क्या समझना है? दे आर टॉकिंग अबाउट, इफ इट इज रिटन इन द क्वेश्चन यूवियल ट्रैक्ट के बारे में कुछ मेंशन किया है, सो यूवियल ट्रैक्ट पढ़ के आपको क्या समझना है? व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट? मिडल लेयर। मिडल लेयर। सो इन शॉर्ट, कोरोइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस की बात हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज यूवियल ट्रैक्ट. So the choroid is a dark brown membrane located between the sclera and retina that has a dark pigmentation to prevent the light from reflecting internally. Okay, आपने थिएटर में देखा है, थिएटर कैसे डार्क कर देते हैं, so choroid का सेम काम है. choroid एक डार्क ब्राउन कलर की मेम्ब्रेन है जो स्क्लेरा एंड रेटिना के बीच में है. वो डार्क क्यों है?
कि जिससे अगर हम कुछ भी देखते हैं सो उसका रिफ्लेक्शन हमारे रेटिना पर पड़ेगा। सो अगर आसपास लाइट वाला एनवायरमेंट होगा, लाइट बैकग्राउंड होगा, तो वो लाइट स्कैटर हो जाएगी अंदर, इसीलिए वो डार्क एनवायरमेंट होता है कि अच्छे से इमेज पढ़ सके, जस्ट लाइक थिएटर। वो कैसे कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है। सो कोरोइड एकदम डार्क ब्राउन कलर का लेयर होता है आईज के अंदर। Okay, the choroid lines most of the sclera and is attached to the retina but can detach easily from the sclera. Okay, ये choroid है वो पूरे sclera पर, like जहां जहां sclera है वहां वहां choroid है। पूरा sclera के नीचे वो पूरा लाइन है, दोनों एक साथ चल रहे हैं। वो रेटिना से कंप्लीटली अटैच है, बट अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो स्क्लेरा से वो डिटैच हो सकता है। सो ये तीन लेयर है ऐसे, स्क्लेरा, कोरोइड एंड रेटिना, ऐसे तीन लेयर है। ये स्क्लेरा है, ये कोरोइड है एंड ये रेटिना है, राइट। ये दोनों बहुत अच्छे से अटैच है, बट कुछ इंजरी हुई, कुछ ट्रॉमा हुआ तो स्क्लेरा एंड कोरोइड दोनों डिटैच हो सकते हैं, दोनों सेपरेट हो सकते हैं इजीली। The choroid contains many blood vessels that supply nutrients to the retina. अब रेटिना को ब्लड सप्लाई करने के लिए ये कोरोइड्स में बहुत सारी ब्लड वेसल्स है जो सीधा रेटिना को ब्लड सप्लाई पहुंचाएगी एंड न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएंगी। The ciliary body connects with the choroid with the iris and secretes the aqueous humor that helps give the eye its shape. The muscles of the ciliary body controls the thickness of the lens. अब हमने देखा ciliary body, सिलियरी बॉडी पूरी आई में, लेट मी शो यू, ये सिलियरी बॉडी है, राइट। सो सिलियरी बॉडी में से ये फ्लूइड सिक्रेट होता है जो यहाँ पर अक्यूमुलेट होगा और जिसको हम बोलते हैं एक्वियस ह्यूमर, जो आईज का शेप मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल है। विदाउट दिस फ्लूइड आई बॉल पूरा ऐसे श्रिंक हो जाएगा, अगर ये फ्लूइड है तभी वो आई बॉल पूरा गोल है। एंड सिलियरी बॉडी में से कुछ मसल्स निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड सिलियरी मसल्स और सिलियरी फाइबर्स, जो लेंस को एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं, लेंस मूवमेंट करने में हेल्प करेंगे वो। ये सिलियरी बॉडी कोरोइड के साथ कनेक्ट होकर फ्लूइड सिक्रेट करती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्वियस ह्यूमर, जो आइस को शेप देने में मेंटेन करे, हेल्प करेगा। एंड उसके जो मसल्स है सिलियरी बॉडीज में से निकल रहे हैं वो लेंस की थिकनेस को मेंटेन करेंगे, एडजस्ट करेंगे डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। द आइरिस इज द कलर्ड पोर्शन ऑफ आई। अब मिडल पोर्शन और आगे जाएगा तो आइरिस बन जाएगा, वो कलर पोर्शन है। आइरिस सबका अलग अलग होता है। सो आइरिस इज द कलर पोर्शन ऑफ द आई लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के आगे होता है, एंड हैज अ सेंट्रल सर्कुलर ओपनिंग कॉल्ड एज प्यूपिल। आइरिस पूरा गोल होता है, बीच में ऐसे आइरिस ऐसे होता है, राइट, पूरा ऐसे। सो बीच में एक ओपनिंग होता है, गोल होता है, जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं। द प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट। Darkness produces dilation and light produces constriction admitted into the retina. प्यूपिल का काम क्या है, कितनी लाइट अंदर भेजनी है वो उसका काम है। अगर बहुत अंधेरा होगा तो प्यूपिल ऐसे डायलेट हो जाएगी, सो ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर रेटिना पर पड़ सके एंड हमें दिख सके। अगर बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट है तो प्यूपिल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, तो जिससे कम लाइट अंदर जाए एंड हम इमेज देख सके। सो वो अमाउंट कितनी जाने देनी है वो कंट्रोल प्यूपिल करता है। नेक्स्ट है इंटरनल लेयर, सबसे अंदर का लेयर क्या है, सो इट कंसिस्ट ऑफ रेटिना। It is a thin, delicate structure in which the fibers of the optic nerve are distributed. Retina, that is the important layer. वो एकदम पतला बहुत delicate structure है, ऑप्टिक नर्व है जहां से हम देख सकते हैं, वो नर्व के फाइबर्स रेटिना पर होंगे। कोरोइड एंड स्क्लेरा पर नर्व फाइबर्स नहीं होते, वो सिर्फ रेटिना पर है। The retina is bordered externally by the choroid and sclera and internally by the vitreous. जो रेटिना है उसको बॉर्डर कौन कर रहा है, मतलब प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, बाहर से देखिए रेटिना को तो ऊपर कोरोइड एंड स्क्लेरा ये दोनों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड यहाँ रेटिना को अंदर से पूरा विट्रस फ्लूइड है, जो विट्रस है बॉडी है वो प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको बॉर्डर कर रहा है, उसके आसपास है। The retina is a visual receptive layer of the eye. Retina is the only visual receptive layer of the eye in which light waves are changed into the nerve impulse. Retina is the only layer जहां पर light waves जो पड़ रही है वो nerve impulse में change हो रही है, and फिर हमें दिखता है कि हमने क्या देखा, right? So it contains blood vessels. फोटोरिसेप्टर्स कौन से, दो टाइप्स के फोटोरिसेप्टर्स होते हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स विजुअलाइजेशन में हेल्प करते हैं। रॉड सेल्स नाइट को एक्टिवेट होते हैं, कोन सेल्स डे को एक्टिवेट होते हैं। गॉट इट?
ये सिर्फ रेटिना के पास है और कहीं पर भी नहीं है। कोरोइड के पास भी कोई फोटो रिसेप्टर नहीं है, स्क्लेरा के पास भी कोई फोटो रिसेप्टर नहीं है। हमने देख डू यू नो अबाउट द कंडीशन नाइट ब्लाइंडनेस? ओके, दैट वी विल स्टडी, चलो आगे देखेंगे। Okay, so that is all about 3 layers. Now another layer, another structure, that is vitreous body. We know what is vitreous body. So it contains a gelatinous substance that occupies the vitreous chamber, the space between the लेंस एंड रेटिना। सो विट्रस बॉडी क्या है? एक जेल जैसा सब्सटेंस है जो लाइक ऑक्यूपाई करता है विट्रस पूरा चैम्बर। कहां से कहां तक विट्रस बॉडी हम बोलते हैं? लेंस से लेके रेटिना तक का जो भी बीच में स्पेस है उसको हम बोलेंगे विट्रस बॉडी। द विट्रस बॉडी ट्रांसमिट द लाइट्स एंड गिव शेप टू द पोस्टीरियर आई। ये विट्रस बॉडी का काम क्या है? लाइट को भेजना। लेंस से जो भी प्यूपिल्स में से जो भी लाइट आई वो विट्रस बॉडी से गुजर कर रेटिना पर पड़ेगी। सो लाइट वेव को ट्रांसमिट करना एंड आईज को स्ट्रक्चर भी देना, ये विट्रस बॉडी का काम है। नेक्स्ट है विट्रस। विट्रस बॉडी के अंदर विट्रस है। विट्रस क्या है? एक जेल लाइक सब्सटेंस है जो आईज का शेप मेंटेन करता है, जिसको हम लाइक ऐसा भी बोलते हैं, एक्वियस ह्यूमर भी बोलते हैं। सो एक जेल जैसा, वो एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है जो आईज को शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है एंड इट प्रोवाइड्स एडिशनल फिजिकल सपोर्ट टू द रेटिना ऑल्सो। ये जितना लाइक जस्ट इमेजिन ये आई बॉल है, दिस इज द आई बॉल, ओके। यहाँ पर ये पूरा भर गया है। सो इससे रेटिना को भी सपोर्ट मिल रहा है, रेटिना चिपक कर रह रहा है कोरोइड से। अगर ये सोचो कि ये फ्लूइड कम हो गया, सो रेटिना इजीली ऐसे निकल जाएगा, कोरोइड से सेपरेट हो जाएगा एंड रेटिना को ब्लड सप्लाई कोरोइड की वजह से मिल रहा है। कोरोइड के अंदर ब्लड सेल्स ज्यादा है जो रेटिना को सप्लाई कर रही है। अगर रेटिना कोरोइड से सेपरेट हो गया तो फिर रेटिना को ब्लड सप्लाई मिलेगा? यस और नो? No. नो, नहीं मिलेगा। सो ये उसका काम है कि रेटिना को सपोर्ट देकर रखना, अंदर से प्रेशर बनाएगा तो फिर वो रेटिना चिपक कर रहेगा कोरोइड से। तो ये उसका एक्स्ट्रा काम है। नेक्स्ट है रॉड्स एंड कोन सेल्स, जो हम फोटो रिसेप्टर बोलते हैं, जो देखने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये सेल सिर्फ रेटिना में है। रॉड सेल्स का काम क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिफेरल विजन एंड फंक्शन एट रिड्यूस लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन, मतलब नाइट टाइम, ऐसा याद रखो। जहां जब कम लाइट होती है तब रॉड सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं एंड रॉड सेल्स का काम क्या है? पेरिफेरी का विजन देखना, मतलब साइड्स का, ऐसे पेरिफेरल विजन देखने का काम रॉड सेल्स करते हैं एंड जब कम लाइट हो, कम इल्यूमिनेशन हो, तब ये सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो नाइट में ये एक्टिवेट हो जाएंगे। कोन सेल्स का काम क्या है? ब्राइट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन पर काम करना। सो जब डे टाइम होता है तब कोन सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन एंड सेंट्रल विजन। कलर विजन देखने को मिलता है एंड सेंट्रल विजन मतलब सेंटर का विजन देखेगा। आपने कभी नोटिस किया है जब लाइट बंद होती है तब आपको कोई ऑब्जेक्ट का कलर दिखता है? आपको सब ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, राइट? कलर नहीं दिखता है अंधेरे में। यस और नो? यस और नो? अगर थोड़ी भी लाइट होगी तो ही कलर दिखेगा, कंप्लीटली डार्क है तो आप कलर देख पाओगे? नो, No. बिकॉज रॉड सेल्स में कलर विजन नहीं होता है, रॉड सेल्स में सिर्फ विजन होता है एंड डार्क लाइट में कोन सेल्स विजन क्रिएट नहीं कर पाते। डार्क लाइट में सिर्फ रॉड सेल्स ही काम करते हैं एंड कोन सेल्स ब्राइट लाइट है, जब बहुत ही तेज लाइट है तब कोन सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं एंड उसमें कलर विजन दिखता है एंड सेंटर का विजन अच्छे से दिखेगा। सो अगर किसी पेशेंट को नाइट ब्लाइंडनेस है उसका मतलब उसके रॉड सेल्स डैमेज हो गए, इसीलिए उसको रात में नहीं दिखता, दिन में अच्छे से दिखता है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट फोटोरिसेप्टर। नेक्स्ट है ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क क्या था? हमने क्या देखा था ऑप्टिक डिस्क में? क्या था वो? जहां पर ऑप्टिक नर्व स्टार्ट होती है। सो ऐसे एक डिप्रेस पोर्शन था आई बॉल में, ऐसे जहां से ऑप्टिक नर्व ऐसे निकल रही थी, राइट? एंड दूसरा एक पोर्शन था डिप्रेस पोर्शन, जिसको हम क्या बोलते थे? Macula. So abhi we are talking about optic disc. So it is a creamy pink white depressed area in the retina. एक creamy pink color, creamy pink से white color का होता है जो थोड़ा depressed portion होता है रेटिना में। ये एक जगह है जहां पर ऑप्टिक नर्व एंटर एंड एग्जिट होती है
इन द आईबॉल एट दिस एरिया। यहाँ से ही ऑप्टिक नर्व, ये जो डिप्रेस पोर्शन है वहां से ही ऑप्टिक नर्व ऐसे आईज के अंदर जाएगी एंड वहां से ही ऐसे बाहर निकलेगी। सो दिस इज द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, इसीलिए वो थोड़ा डिप्रेस पोर्शन है। दिस एरिया इज कॉल्ड एज अ ब्लाइंड स्पॉट बिकॉज इट कंटेन्स ओनली नर्व फाइबर्स, लैक ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल्स एंड इनसेंसिटिव टू लाइट। ये जो ऑप्टिक डिस्क है उसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। यहाँ पर कोई फोटो रिसेप्टर मतलब नो रॉड सेल्स, नो कोन सेल्स, राइट, कुछ है नहीं। सो अगर लाइट पड़ेगी भी तो भी पेशेंट को दिखेगा नहीं। सो ब्लाइंड स्पॉट में कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, वहां पर सिर्फ और सिर्फ नर्व फाइबर से जो इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए है, देखने के लिए नहीं है। सो इसको इसीलिए उसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं आई का। सो सिर्फ ब्लाइंड स्पॉट बोला हो तो भी समझना है दे आर टॉकिंग अबाउट ऑप्टिक डिस्क। ओके, नेक्स्ट है मैक्यूला ल्यूटिया। पूरा नाम है उसका मैक्यूला ल्यूटिया, जिसको हम मैक्यूला बोलते हैं। सो वी नो व्हाट इज दैट। सो इट इज अ स्मॉल ओवल येलोइश पिंक एरिया लोकेटेड लेटरली एंड टेम्पररली टू द ऑप्टिक डिस्क। सो ऑप्टिक डिस्क जहां पर थी, ये पूरा आई बॉल है, एक डिप्रेस पोर्शन यहाँ पर था जहां से ऑप्टिक नर्व निकल रही थी, उसके साइड में लेटरली या टेम्पोरली, टेम्पोरल साइड जो है हमारी, सो टेम्पोरल भी बोल सकते हैं या लेटरल बोल सकते हैं। सो ऑप्टिक डिस्क के साइड में जो डिप्रेस पोर्शन है इसको हम बोलेंगे मैक्यूला ल्यूटिया। वो स्मॉल ओवल या येलोइश पिंक कलर का होता है। It is the central depressed part of the central depressed part of the macula is fovea centralis। ये पूरा मैक्यूला है, ऐसे डिप्रेस पोर्शन है। सो ये इसको पूरे को हम मैक्यूला ल्यूटिया बोलेंगे, बट इसका जो सेंटर डिप्रेस पोर्शन है, जो पूरा गड्ढा है, उसको हम बोलेंगे फोविया सेंट्रालिस। The area of the sharpest and keenest vision where the most acute vision occurs। लाइट अगर यहाँ पर देखो, ये पूरा मैक्यूला ऐसे डिप्रेस पोर्शन है, राइट, ये पूरा आई बॉल है ऐसे, एंड ये ऐसे डिप्रेस पोर्शन है। लाइट वेव आई, लाइट वेव पूरी यहाँ पर पड़ेगी, पूरा मैक्यूला पर। सो यहाँ पर लाइट वेव पड़ रही है। सो सबसे ज्यादा शार्प इमेज यहाँ पर क्रिएट होगी। पूरा मैक्यूला ही है बट यहाँ पर उतनी शार्प नहीं होती है। दो मैक्यूला इज द शार्पेस्ट पॉइंट जहां पर विजन क्रिएट होता है, बट सेंटर का पोर्शन इतना शार्प विजन देगा, इतना क्लियर विजन देगा, एकदम एक्यूट विजन आपको दिखेगा। इट्स फंक्शन इंक्लूड सेंट्रल विजन, नाइट एंड कलर विजन एंड मोशन डिटेक्शन। मैक्यूला की वजह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं सेंट्रल विजन, सेंटर का हमें दिखेगा, नाइट एंड कलर विजन भी दिखेगा। थोड़ी भी लाइट हो जाएगी ना, उसको थोड़ी भी लाइट मिल जाएगी तो नाइट में भी हमें थोड़ा थोड़ा कलर दिखेगा। एंड मोशन डिटेक्शन, आप कुछ देख रहे हो वो हिल रहा है, वो किसको पता चलता है, मैक्यूला को पता चल रहा है, इसीलिए आपको डिटेक्ट कर रहा है कि हाँ ये कुछ चीज मूव कर रही है। सो मोशन डिटेक्शन का काम भी मैक्यूला ल्यूटिया का है। नेक्स्ट है एक्वियस ह्यूमर। एक्वियस ह्यूमर पोस्टीरियर में तो हमने देखा वो, बट एंटीरियर में भी थोड़ा थोड़ा होता है। सो इट इज अ क्लियर वाटरी फ्लूइड fills the anterior and posterior chamber of the eye। आगे एंड पीछे दोनों के चैम्बर में देखने को मिलता है। इट इज प्रोड्यूस बाय सीलियरी प्रोसेसेस, सीलियरी बॉडी सिक्रीट करती है ये एक्वियस ह्यूमर। एंड द फ्लूइड ड्रेन्स इनटू द कैनाल ऑफ स्कैल्म। ओके, व्हाट इज कैनाल ऑफ स्कैल्म? यहाँ पर हमने वो स्ट्रक्चर नहीं देखा था, एंड इट इज नॉट, इट कैन नॉट बी सीन हियर। कैनाल ऑफ स्कैल्म कहाँ पर होती है? यहाँ पर आइरिस एंड कॉर्निया जहां पर मर्ज होते हैं। ओके, एवरीवन प्लीज गूगल इट, कैनल ऑफ स्कैल्म गूगल करो, आपको इमेज दिख जाएगा, प्रॉपर दिखेगा। चलो, राइट नाउ किया? यस और नो? यस सर। हाँ, सो दिखा एग्जैक्टली कहाँ पर है? चलो बोलो कहाँ पर दिख रहा है आपको फिगर में कैनल ऑफ स्कैल्म? कहाँ पर दिख रहा है? आउटर लेयर साइड, कहाँ पर? आउटर साइड। आउटर साइड दिख रहा है? आउटर मतलब कहाँ पर? ये स्ट्रक्चर्स में मुझे बताओ। इज इट सीन हियर, जहां पर रेड पॉइंट है वहां पर दिख रहा है आपको? यस।
यस, सो दिस इज द कैनल ऑफ स्कैल्प। आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक ओपनिंग होता है इन शॉर्ट, कि जहां से वो ड्रेन हो पाएगा। सो दिस इज द कैनल ऑफ स्कैल्प, जो बाहर की तरफ कॉर्निया एंड ये आइरिस के बीच में छोटा सा ओपनिंग होता है, जो हम इजीली नहीं देख पाते, बट इट इज देयर। सो दैट इज द कैनल ऑफ स्कैल्प, कि जहां से फ्लूइड ड्रेन हो जाएगा। द एंटीरियर चैम्बर लाइज बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस। देखो यहाँ पर कॉर्निया, कॉर्निया ये है एंड आइरिस ये है, सो ये बीच का एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। तो यहाँ पर भी फ्लूइड होता है एंड इसको पोस्टीरियर अभी बोल रहे हैं। यहाँ पर तो पूरा जेल जैसा होगा, सो ये वाला जो है वो पोस्टीरियर है। सो दोनों जगह पर ये फ्लूइड होता है, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर दोनों जगह पर फ्लूइड होगा। एंड फ्लूइड को ड्रेन, एक्सेस है, ज्यादा है, कम है, वो ड्रेनेज कहाँ से होगा? सो कैनल ऑफ स्कैल्प से वो ड्रेनेज हो जाएगा। सो एंटीरियर चैम्बर कॉर्निया एंड आइरिस के बीच में है, एंड पोस्टीरियर चैम्बर बिटवीन लाइज बिटवीन आइरिस एंड लेंस। सो लेंस एंड आइरिस के बीच में है, ये लेंस है एंड ये आइरिस है, उसके बीच में है, दैट इज द पोस्टीरियर चैम्बर। गॉट इट? दोनों जगह पर फ्लूइड होता है एंड ये पूरा फ्लूइड विट्रस बॉडी में भी एक जेल जैसा सब्सटेंस होता है, जिसको उसको भी हम एक्वियस ह्यूमर समटाइम्स बोलते हैं, बट वो एकदम जेल जैसा होगा। अंडरस्टूड? यस और नो? ओके, नेक्स्ट है कैनल ऑफ स्कैल्प। उसका काम क्या है पूरा डिटेल में उसको दिया है। सो इट इज अ पैसेज वे दैट एक्सटेंड्स कंप्लीटली अराउंड द आई। इट परमिट्स द फ्लूइड to drain out of the eye into the systemic circulation so that a constant intraocular pressure is maintained. कैनल ऑफ स्कैल्प क्या है? एक पैसेज है, एक रास्ता है, जो आइस को, हमने देखा कि पूरे आइरिस, ये पूरा आइरिस था, ऐसे फिगर में देखा तो आइरिस के यहाँ पर वो ओपनिंग था। सो आइरिस तो पूरा बाहर से देखे तो गोल है, सो सब जगह पर होगा ऐसे कैनल ऑफ स्कैल्प ओपनिंग, राइट? सो एक कंप्लीटली अराउंड द आई एक ओपनिंग है, जहां से एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है वो आईज में से निकल जाएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाएगा। सो जिससे कांस्टेंट इंट्राऑक्यूलर, आईज के अंदर का प्रेशर, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मेंटेन रहेगा। अगर वो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है तो कंडीशन हो जाती है, दैट वी विल स्टडी लेटर। सो उसको मेंटेन करने का काम ये कैनल ऑफ स्कैल्प करती है, कि एक्सेस हो गया तो वो निकाल देगी, ड्रेन कर देगी। ओके, इतना कंप्लीट करते हैं, एनाटॉमी कंप्लीट कर देते हैं। लेंस, लेंस क्या है? सो इट इज अ ट्रांसपेरेंट कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर। वी नो कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस हमने पढ़ा है, ये कॉन्केव लेंस है और ये कॉन्वेक्स लेंस है। सो लेंस एक कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है दैट इज बिहाइंड द आइरिस एंड इन फ्रंट ऑफ विट्रस बॉडी। आइरिस के पीछे है, ये आइरिस है उसके पीछे है, एंड जो विट्रस बॉडी है उसके बीच में। सो दोनों के बीच में एक कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है जिसको हम लेंस बोलते हैं। लेंस बेंड्स द रेज ऑफ द लाइट सो दैट लाइट फॉल ऑन रेटिना। लेंस का काम क्या है? जो लाइट रेज ऐसे आ रही है उसको सबको बेंड करके ऐसे रेटिना पर गिराना। The curve of the lens change to the focus on near and distant object. ये लेंस पतला करना, ऐसे मोटा करना, उसकी कर्व जो है वो चेंज होती रहेगी, जितना नजदीक या दूर का इमेज होगा उसके अकॉर्डिंग वो लेंस की साइज चेंज होती रहेगी। एंड उसको चेंज करने में हेल्प कौन करते हैं? सिलियरी मसल्स और सिलियरी बॉडी। नेक्स्ट है कंजक्टिवा। कंजक्टिवा मतलब हमें पता है जो हम पिंक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जहां से वो स्क्लेरा अटैच्ड है। सो कंजक्टिवा इज अ थीन ट्रांसपेरेंट mucous membrane of the eye that lines the posterior surface of each eyelid and located over the sclera. दोनों eyelid की ऐसे posterior surface पर जो एकदम थीन ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो थोड़ी पिंकिश कलर की होती है, दैट इज कॉल्ड एज कंजक्टिवा। सिंपल। लेक्रिमल ग्लैंड, लेक्रिमल ग्लैंड कहां पर होता है? देखा है आपने कभी लेक्रिमल ग्लैंड खुद का? यस और नो? यस और नो? ये नो है, चलो। सो अगर आप ध्यान से मिरर में देखोगे तो आप कंजक्टिवा ऐसे ओपन करोगे ना, लोअर आईलिड, सबको एक छोटा सा होल यहाँ पर दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज लैक्रिमल ग्लैंड, जहां से क्या होता है? टीयर्स निकलते हैं, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज लैक्रिमल ग्लैंड। आप गूगल करके भी इमेज देख सकते हो, या आपने खुद का भी मिरर में ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा एक छोटा सा होल। सो लैक्रिमल ग्लैंड अंदर होते हैं, ओपनिंग बाहर होता है। ये पंचम है,
लाइक ओपनिंग है बट अंदर लैक्रिमल ग्लैंड्स होंगे। सो उसका काम क्या है? टू प्रोड्यूस द टीयर्स दैट इज ड्रेन थ्रू द पंचम। ये आईज के ऊपर ओपनिंग है, होल है, जिसको हम पंचम बोलेंगे। उसके नीचे लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं, लैक्रिमल डक्ट्स होते हैं, कि जहां से वो टीयर्स निकलेंगे और फिर वो पंचम से आंख से बाहर आ जाएंगे। सो लैक्रिमल ग्लैंड का काम है टीयर को प्रोड्यूस करना, वो टीयर बाहर निकलेंगे थ्रू दैट होल विच इज कॉल्ड एज पंचम। आई मसल्स, जो मैंने बोला था कि ऑक्यूलर मसल्स, उसकी बात है। सो मसल्स डू नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली। आंख के मसल से वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, ये आई है, आई बॉल है, दिस इज द आई बॉल। अगर यहाँ पर नोज है, राइट, तो आई बॉल को इस तरफ मूव होना है, टूवर्ड्स द नोज, सेंटर में मूव होना है। सो ये साइड के अगर हम ये देखें कि फॉर एग्जांपल दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड, राइट, इससे दोनों आईज है। सो अगर आई बॉल को लेफ्ट साइड मूव करना है, सो दोनों मसल साथ में काम करेंगे, इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते। लेफ्ट मसल कंस्ट्रिक्ट होंगे, सो आई बॉल इस तरफ खींचेगा, एंड उसको धक्का देने के लिए राइट मसल्स को रिलैक्स भी होना पड़ेगा। सो टीम में वो वर्क करते हैं, कभी भी इंडिपेंडेंटली सिर्फ लेफ्ट साइड का वो खींच लेगा तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। दे डू नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, दे हैव टू वर्क इन अ टीम। So each muscle works with the muscle that produces the opposite muscle movement. So हर muscle कैसे काम करता है? दोनों ऑपोजिट मूवमेंट वाले मसल ऑलवेज साथ में काम करेंगे। ऊपर नीचे मूव करने के लिए अगर ऊपर का खींचेगा तो नीचे वाले को रिलैक्स होना पड़ेगा। सो जो ऑपोजिट मूवमेंट वाले हैं वो दोनों साथ में काम करते हैं। Rectus muscles exert their pull when the eye turns temporally. Temporally मतलब बाहर की तरफ, ऐसे टेम्पोरल बोन की तरफ हम अगर आई को मूव करना है, सो ये साइड के जो मसल है दैट इज रेक्टस मसल, वो खींचेगी आंख को, तब आंख बाहर की तरफ ऑपोजिट साइड ऐसे रेक्टर टेम्पोरल साइड मूव होगी। एंड ऑब्लिक मसल एक्सर्ट देयर पुल इफेक्ट व्हेन द आई टर्न्स नेजली। नोज की तरफ लेफ्ट साइड अगर इनवर्ड हमें मूवमेंट करवाना है तो ऑब्लिक मसल है वो खींचेंगे तो आई बॉल सेंटर की तरफ मूव होगा। अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, ma'am. जब हमें साइड का देखना होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू सी माई राइट साइड, साइड का मुझे विजन देखना है, तो मेरे ये जो राइट साइड के रेक्टस मसल है वो खींचेंगे आई बॉल को, एंड ऑब्लिक मसल है जो नोज की तरफ है वो रिलैक्स होंगे, तब मेरी आई बॉल जाके मूव होगी। एंड इफ आई वॉन्ट टू टर्न माई आई बॉल सेंट्रली, नोज की तरफ मुझे ले जाना है, तो मेरे ऑब्लिक मसल्स खींचेंगे एंड रेक्टस मसल्स रिलैक्स करेंगे, तब वो जाके आई बॉल आगे आ पाएगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। let's talk about nerve supply. आइस को nerve supply भी पहुंचाती है। सो कितनी nerves हमारी आइस की रिलेटेड है, आइस में हेल्प करती है। सो cranial nerve 2 that is optic nerve, cranial nerve 3 that is oculomotor nerve, cranial nerve 4 that is trochlear nerve, and cranial nerve 6 that is abducens nerve. ऑप्टिक नर्व का काम क्या है? देखना, जो भी हमने देखा उसके सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाना। ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर एंड एब्ड्यूसेंस नर्व, ये तीनों नर्व आई की मूवमेंट में हेल्प करती है। मूवमेंट जो हो रही है आईज को मूव करने में, ये तीन नर्व्स हेल्प करती है। सो टोटल 4 नर्व्स आईज को सप्लाई करती है, एक देखने के लिए, 3 मूवमेंट करने के लिए, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर एंड एब्ड्यूसेंस। ब्लड वेसल्स कौन से सप्लाई करती है? तो आर्टरी एंड वेन, सिंपल। ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ऑप्थेल्मिक वेन। ऑप्थेल्मिक आर्टरी क्या करेगी? दैट इज द मेजर आर्टरी सप्लाइंग द स्ट्रक्चर्स टू द आई, आईज को न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करने का काम ऑप्थेल्मिक आर्टरी का है। ले जाने का काम ऑप्थेल्मिक वेन का है, दैट विल ड्रेन द ब्लड फ्रॉम द आई, आई से वो ले जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई। ओके, कल हम सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट देखेंगे। ये सुनो, असेसमेंट फाइंडिंग हमने चैप्टर 12 में देख लिया है, हेड टू टो पूरा असेसमेंट। आइस का असेसमेंट कैसे करेंगे वो ऑलरेडी हमने चैप्टर 12 में कंप्लीट कर दिया है। सो सीधा कल हम डायग्नोस्टिक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। आज हमने क्या देखा? सो वी हैव स्टडीड द एनाटॉमी ऑफ आई, उसके ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर देखे कि आई ऑर्बिट के अंदर लोकेटेड है, 2.5 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है आई बॉल का। एंड लेयर्स देखे, बाहर का लेयर है स्क्लेरा, एंड आगे जाके वो कॉर्निया बनता है। मिडल लेयर है, मिडल लेयर को हम यूवियल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, उसमें क्या आ जाएगा? कोरोइड आ जाएगा, एंड एंटीरियरली सीलियरी बॉडी एंड आइरिस हो जाएगा। फिर हमने इंटरनल लेयर देखा, इंटरनल लेयर में सिर्फ रेटिना है, दैट इज द विजुअल रिसेप्टिव लेयर। एक ही लेयर है जिसके पास फोटो रिसेप्टर्स है।
सो जिससे वो विजन क्रिएट कर सकता है। फिर हमने देखा विट्रस बॉडी। विट्रस बॉडी जो लेंस और रेटिना के बीच में एक स्पेस है, उसको हम विट्रस बॉडी बोलते हैं। विट्रस बॉडी के अंदर विट्रस होता है जो जेल जैसा सब्सटेंस होता है। समटाइम्स वी कॉल इट एज अ एक्वियस ह्यूमर। आइडियली एक्वियस ह्यूमर हमें पता है कि किसको बोलते हैं, बट उसको भी समटाइम्स आप ऐसे डिनोट कर सकते हो कि उसको भी एक्वियस ह्यूमर बोलते हैं। फिर हमने देखा रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो रेटिना में होते हैं। रॉड सेल्स का काम क्या है? रात में देखना एंड पेरिफेरल विजन देखना। कोन सेल्स का काम क्या है? दिन में देखना एंड कलर विजन एंड सेंट्रल विजन देखना। फिर हमने ऑप्टिक डिस्क देखा। ऑप्टिक डिस्क पूरे आई बॉल में एक डिप्रेस पोर्शन है जहां से ऑप्टिक नर्व एंटर होती है एंड एग्जिट होती है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क। उसका दूसरा नाम है ब्लाइंड स्पॉट। क्यों उसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं? बिकॉज वहां पर कोई फोटो रिसेप्टर सेल नहीं है, नो रॉड सेल, नो कॉन सेल। सो कुछ भी इमेज अगर वहां पर लाइट पड़ेगी भी तो भी दिखेगा नहीं, पता नहीं चलेगा। सो इसीलिए उसको ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं। फिर हमने देखा मैक्यूला ल्यूटिया। रेटिना में एक दूसरा डिप्रेस पोर्शन भी है अदर देन ऑप्टिक डिस्क, जो ऑप्टिक डिस्क के साइड में ही है। सो मैक्यूला ल्यूटिया का काम क्या है? इमेज को क्रिएट करना। मैक्यूला ल्यूटिया में भी एक सेंटर पोर्शन है जो डिप्रेस एकदम है। सो उसको हम फोविया सेंट्रलिस बोलते हैं। वो पोर्शन एकदम सेंटर पोर्शन में एकदम शार्प, एकदम क्लियर, कीन विजन होता है, एकदम एक्यूट विजन होता है। उसके बहुत सारे काम है मैक्यूला ल्यूटिया के। सेंट्रल विजन देखना, नाइट विजन, कलर विजन, मोशन डिटेक्ट करना, कुछ मूवमेंट में है तो वो हमें उसकी वजह से पता चल रहा है। फिर हमने देखा एक्वियस ह्यूमर, एक फ्लूइड होता है जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर में होता है। वो फ्लूइड ड्रेन कहाँ से होता है? कैनाल ऑफ स्कैल्प से ड्रेन होता है। मतलब एक्स्ट्रा हो गया तो वो कैनाल ऑफ स्कैल्प है, वो बॉडी में से, आंख में से बाहर निकल देगी। इंटीरियर चैम्बर किसको बोलते हैं? आइरिस एंड लेंस के, कॉर्निया एंड आइरिस के बीच में जो जगह है उसको हम एंटीरियर चैम्बर बोलेंगे। पोस्टीरियर चैम्बर मतलब आइरिस एंड लेंस के बीच में जो जगह है उसको हम पोस्टीरियर चैम्बर बोलेंगे। दोनों के अंदर एक्वियस ह्यूमर फ्लूइड होता है। कैनाल ऑफ स्कैल्प कहाँ पर है? सो एक ओपनिंग है, हमने देखा था आइरिस बाहर की साइड, आइरिस के ऊपर जहां कॉर्निया एंड आइरिस अटैच होता है वहां पर एक छोटा ओपनिंग होता है पूरी आईज में, पूरा ऐसा गोल होता है अराउंड द आई ओपनिंग होता है, जिसमें से जब बॉडी के अंदर, आंख के अंदर ज्यादा फ्लूइड हो जाता है, एक्वेस ह्यूमर बढ़ जाता है तो वो वहां से निकलकर ड्रेन हो जाएगा, जिसकी वजह से आईओपी मेंटेन रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। फिर हमने देखा लेंस। लेंस क्या है? तो आइरिस एंड रेटिना के बीच में एक कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है जो विट्रस बॉडी से पहले है। सो एक स्ट्रक्चर है जो लाइट को रेटिना पर पढ़ने में हेल्प करता है। सो डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दूर है नजदीक है, वो लेंस है अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है और उसको स्ट्रक्चर चेंज करने में हेल्प सिलियरी मसल्स करते हैं। फिर हमने कंजक्टिवा देखा, जो आईलिड्स के नीचे का जो ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन जो थोड़ा पिंकिश कलर का होता है उसको हम कंजक्टिवा बोलते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड यहाँ पर होते हैं, दोनों आंख में होंगे नीचे। एंड उसका वहां उसका काम क्या है? टीयर को प्रोड्यूस करना। वो टीयर बाहर कैसे निकलेंगी? सो पंचम से निकलेंगे जो कंजक्टिवा पर ओपनिंग होता है। आई मसल्स हमने देखा जो आई के मूवमेंट करने में बहुत हेल्प करते हैं। सो आई मसल्स कभी भी अकेले वर्क नहीं करते, उनको टीम में वर्क करना होता है। अगर आईज को हमें साइड्स पर ले जाना है तो रेक्टस मसल्स खींचेंगे एंड ऑब्लिक मसल्स रिलैक्स होंगे। अगर नोज की तरफ हमें आईज को मूव करना है तो ऑब्लिक मसल्स उसको खींचेंगे आई बॉल को एंड रेक्टस मसल्स रिलैक्स करके उसको भेजेंगे। फिर हमने नर्व सप्लाई देखा, टोटल 4 नर्व्स आईज को सप्लाई करती है। ऑप्टिक नर्व, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर एंड एब्ड्यूसेंस। ऑप्टिक नर्व का काम है देखना, जो विजन हमने देखा वो ब्रेन तक ले जाना। एंड ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर एंड एब्ड्यूसेंस नर्व का काम है आई को मूवमेंट करवाना। ब्लड वेसल्स दो ही है, आर्टरी एंड वेन, जो आईज को सप्लाई करती है। आर्टरी का काम क्या है? आंख तक ब्लड ले जाना, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट रिच ब्लड ले जाना। वेन का काम है आंख में से ब्लड लेके बॉडी की तरफ जाना। गॉट इट? Yes, ma'am. Yes or no? Okay. So this is the end of lecture. See you tomorrow at 9 a.m. Thank you. किसी को कोई डाउट है एनाटॉमी में? No, ma'am. Okay. Then see you tomorrow at 9 a.m. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.